आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यद्यपि सांस्कृतिक और खेल एसोसिएशन द्वारा परमाणु नक्काशी की इस जोड़ी का मूल्य 1 मिलियन से अधिक आंका गया था, फिर भी इसे 1 मिलियन में बेचना संभव है। आखिरकार परमाणु नक्काशी उन लोगों के लिए बेकार है जो इसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ है जो इसे पसंद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने इन 2 परमाणु नक्काशियों को बनाने में केवल कुछ ही दिन का खाली समय लगाया। कुछ दिनों के खाली समय में आप लाखों कमा सकते हैं। बहुत लाभदायक। इसके अलावा वह देख सकता था कि झाओ चुवान वास्तव में इसे खरीदना चाहता था, और झाओ चुवान स्कूल में एक हंसमुख व्यक्ति था, इसलिए उसने जो 1 मिलियन की कीमत दी वह झाओ चुवान की आरक्षित कीमत होनी चाहिए। तो उसने बोली लगाना बंद कर दिया और कहा, हाँ। झाओ चुवान को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना सीधे सहमत होंगे और तुरंत खुशी से कहा, धन्यवाद अर्जुन सक्सेना, शिक्षक को आपसे इतनी ताजगी की उम्मीद नहीं थी, मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना है। शिक्षक आपको बताता है, वास्तव में शिक्षक का बजट इस बार भी 1 मिलियन है, इससे अधिक मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन चिंता न करें, आपके मानव शिक्षक ने इसे लिखा है और मैं निश्चित रूप से भविष्य में आपके स्टोर में मेहमानों को लाऊंगा। इस $10 लाख का अधिकांश हिस्सा उनकी पत्नी द्वारा दिया जाता था और उनकी मृत तनख्वाह इतनी महंगी विलासिता वहन करने में सक्षम नहीं थी। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, मिस्टर झाओ, आप बहुत विनम्र हैं। हाँ, तो मैं अभी आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। इतना कहकर झाओ चुवान ने अपना मोबाइल फोन निकाला, अर्जुन सक्सेना को कार्ड में मौजूद $10 लाख का फोन किया और आखिरकार अर्जुन सक्सेना के पास वापस आकर उसके मैसेज में भेजा गया बैलेंस देखा। असल में सिर्फ $300 ही बचे थे। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बक्से का ताला खोला, अखरोट को एक लकड़ी के बक्से में लपेटा और उन्हें झाओ चुवान को सौंप दिया। झाओ चुवान, जिसे डिब्बा मिला, बहुत खुश था। बच्चे ने परमाणु नक्काशी को हाथ में पकड़ रखा था और अर्जुन सक्सेना से बातें करता रहा। अर्जुन सक्सेना, आपने हाल ही में बहुत सारे ज़रूरी काम किए हैं। ये दुकान बहुत अच्छी चल रही है और मैंने इसे फिर से खरीद लिया है। मुझे एक नई कार मिल गई है, क्या जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है? शिक्षक गपशप करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन मैंने हाल ही में आपके बारे में कुछ गपशप सुनी है और मैंने सुना है कि आप बगल वाले जोंग हाई स्कूल की लड़की के साथ हैं। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, अब उनके और अनन्या शर्मा के रिश्ते को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, वह और मैं वास्तव में साथ हैं और हमारा बच्चा 2 महीने से अधिक का हो गया है। झाओ चुवान बेहद हैरान था, तो क्या बूढ़े डीन ने जो कहा वो सच है? क्या आपके वाकई बच्चे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के डीन ने जब कहा कि आप अपने बच्चों को क्लास में लेकर आए हैं, तो हमें लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। सच है, मैंने सुना है कि वो बेटा है। अर्जुन सक्सेना, इतनी कम उम्र में पिता बनना कमाल की बात है। वो सबसे बड़ा है। मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं और 2 छोटी बहनें हैं। मैं उस दिन क्लास गया था और सबसे बड़े ने बहुत हंगामा किया और उसे जाने नहीं दिया, इसलिए मैं उसे अपने साथ वहां ले गया। ट्रिपल। झाओ चुवान को लगा कि उसने आज रात इतनी चौंकाने वाली खबर सुनी है कि उसका जबड़ा मुश्किल से बंद हो पा रहा है। अर्जुन सक्सेना, टीचर को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। टीचर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी की सदी में एक बार मिलने वाली स्कूल ब्यूटी का खिताब जीता है और आपने उसे 3 बच्चों को जन्म भी दिया है। खैर, मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मुंबई की स्कूल ब्यूटी एक जानी मानी स्कॉलर भी हैं और जब उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था तो वे पहली कक्षा में थे। अनन्या शर्मा की बात करते हुए अर्जुन सक्सेना के मुंह के कोने फूले नहीं समा रहे थे। वाह, वो तो वाकई एक छात्रा है। इस सेमेस्टर के अंत में उसने मुझे रिव्यू करने में मदद की, इसलिए मैं आज रात की परीक्षा में आसानी से रिव्यू कर पाऊंगा। झाओ चुवान 2 बार हंसा, अर्जुन सक्सेना के कंधे पर थपथपाया और कहा, गाय अर्जुन सक्सेना, तुम तो खामोश वर्सेस हो। अरे, तुम तो अभी इसी जिंदगी में जी रहे हो, तुम तो जिंदगी के तथाकथित विजेता हो। टीचर को लग रहा है कि आगे चलकर तुम हमारे स्कूल के सबसे मशहूर छात्र बनोगे। झाओ चुवान ने खूब आह भरी, अर्जुन सक्सेना से ईर्ष्या भी की और प्रशंसा भी की। आखिरकार जाते हुए वह यही कहता रहा कि अगले सेमेस्टर में जब वह वापस आएगा तो मेहमानों को जरूर लाएगा। इस बार उस बूढ़े के 80वें जन्मदिन पर वह उपहार देते समय सैनकिन झाई का प्रचार भी करेगा। मिस्टर झाओ को विदा करने के बाद दुकान बंद कर देनी चाहिए। अर्जुन सक्सेना हाल ही में व्यस्त रहे हैं और यहाँ कम ही आते हैं। आज संयोग से वे यहाँ थे और रात में वे बस क्लर्कों को सामान समेटते हुए देख रहे थे।
स्टोर मैनेजर ने 3 स्टोर क्लर्कों को इन्वेंट्री और खातों का मिलान करने के लिए भेजा। अर्जुन सक्सेना स्टोर के दरवाजे पर खड़े होकर अनन्या शर्मा को आवाज दे रहे थे और बीच बीच में स्टोर की स्थिति पर नजर रख रहे थे। अरे अनन्या, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, आज रात मुझे एक बड़ा काम है। अच्छा, कौन सा बड़ा बिजनेस? अभी मत कहो, मैं बाद में घर जाऊंगा, घर पहुंचकर तुम्हें बताऊंगा और तुम्हें आश्चर्यचकित कर दूंगा। स्टोर का हिसाब लगभग पूरा हो चुका था। ये देखकर अर्जुन सक्सेना ने हिसाब देखने के लिए फोन रख दिया। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना के इस आश्चर्य से गुदगुदी कर रही थी, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने उन्हें कुछ नहीं बताया। वह बस अपने सामने बैठे 3 नन्हे मुन्नों को देख पाई और उन्हें अपनी बात बताई। आरव, आन्या, रिया, बाबा ने कहा कि आज उनका बहुत बड़ा काम है और उन्होंने ये भी कहा कि वे मम्मी को सरप्राइज देंगे। सोचो क्या हुआ। जियो सानबाओ रिया की प्रतिक्रिया सबसे तीव्र थी और उसने ये सुनकर खुशी से अपने हाथों को ताली बजाई। अनन्या शर्मा उसकी प्यारी उपस्थिति से खुश थी और कहा, मेरे परिवार के छोटे पैसे वाले प्रशंसक बहुत खुश हैं कि बाबा का बड़ा व्यवसाय फिर से पैसा कमा रहा है। अर्जुन सक्सेना ने दुकान का हिसाब किताब किया और घर चला गया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, अनन्या शर्मा तुरंत उठकर प्रवेश द्वार पर पहुंची, दरवाजे पर रखी अलमारी के पास लेट गई और पूछा, अर्जुन सक्सेना, क्या सरप्राइज है? अर्जुन सक्सेना, जो जूते बदल रहे थे, मुस्कुराए और बोले, इतनी बेचैनी? खैर, बातचीत के बीच में मैं बहुत उत्सुक हो गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जाओ बच्चों से बात करो और उन्हें भी खुश करो। दोनों लिविंग रूम में सोफे पर लौट आए और अर्जुन सक्सेना ने बच्चों के माथे को चूमा और कहा, आज रात जब मैं पार्किंग कार्ड के लिए आवेदन करने गया तो मैंने शैक्षणिक मामलों के कार्यालय में शिक्षक के साथ बातचीत की और फिर शहर की दुकान का खजाना 1 मिलियन में बेच दिया गया। अर्जुन सक्सेना ने मोबाइल बैंकिंग बैलेंस इंटरफेस निकाला और अनन्या शर्मा को दिखाया। आज कार खरीदने के लिए हमारे सारे पैसे इसी कार्ड में हैं। कार खरीदने के बाद हमने 5 लाख रुपये से ज्यादा स्वाइप किए और हमारे पास 1,90,000 रुपये बचे हैं, साथ ही रात के 100 रुपये भी। वान, अब हमारे परिवार में लगभग 12 लाख रुपये जमा हैं। अनन्या शर्मा ने आश्चर्य भरे चेहरे के साथ तराजू को देखा। उसने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और गंभीरता से कहा, अर्जुन सक्सेना, तुम अद्भुत हो। अर्जुन सक्सेना ने सचमुच वही किया जो उसने कहा था। जब से वह उसके पास था, उसे फिर कभी पैसों की चिंता नहीं हुई। मैंने आज इतनी महंगी कार खरीदी, मेरे हाथ में ज्यादा बचत नहीं थी और मैं जल्द ही घर जाऊंगा। जब मैं अपने माता पिता को देखता हूं तो मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसे डर है कि उसके हाथ में बचत कम होती जाएगी और स्टोर अब धीरे धीरे है। शुरुआत में ऑनलाइन स्टोर की लोकप्रियता अधिक नहीं थी, व्यवसाय उतना अच्छा नहीं था और आय बहुत धीमी थी, लेकिन जब तक अर्जुन सक्सेना थे यह कोई समस्या नहीं होगी। नहीं, सिर्फ पार्किंग कार्ड प्राप्त करने के लिए उन्होंने शहर के स्टोर का खजाना बेच दिया, 1 मिलियन बनाया। जब अनन्या शर्मा खुश थी तो अर्जुन सक्सेना ने फोन पकड़कर 2 बार अपना सिर नीचे किया और उनका फोन बज उठा। अनन्या शर्मा ने इसे उठाया और देखा कि उनके बैंक कार्ड में 600,000 रुपये और थे जो अर्जुन सक्सेना ने उनके खाते में ट्रांसफर किए थे। अनन्या शर्मा ने तुरंत कहा, अर्जुन सक्सेना, आपने मुझे इतने पैसे क्यों ट्रांसफर किए? आधा आदमी भी ज्यादा नहीं होता। अगर हाल ही में मुझे कुछ पैसे खर्च करने न पड़ते तो आपके लिए पैसे रखना ठीक रहता। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया। नहीं अर्जुन सक्सेना, मेरे पास अभी पैसे खर्च करने की जगह नहीं है। घर के सारे खर्चे तुम ही हो। अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुमने मुझे कुछ दिन पहले शेयर खरीदने के लिए 50,000 रुपये दिए थे। पैसे खर्च करने की कोई जगह नहीं है, तुम पैसे ले लो और मेरे लिए हजारों रुपये अलग से रख दो। उसके बाद तुम्हें एक कार का रखरखाव भी करना होगा और तुम एक स्टोर खोलने के लिए पैसे का इंतजाम भी कर रहे हो, इसलिए पैसे खर्च करने के कई विकल्प हैं। अनन्या शर्मा ने कहा कि वह अर्जुन सक्सेना की ओर मुड़ने वाली थी, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने उनका हाथ पकड़ लिया। ले लो, मैं भविष्य में और अधिक पैसा कमाऊंगा, ये सब छोटा पैसा है। जब अनन्या शर्मा ने ये सुना तो वह रुक गईं। ये सही है, अर्जुन सक्सेना बहुत शक्तिशाली है, वह भविष्य में निश्चित रूप से अधिक पैसा कमाएगा। वैसे अनन्या, अपनी गर्भावस्था के 8 महीने से ज्यादा समय से तुम अपने परिवार के खर्च पर निर्भर रही हो। क्या ये काफी नहीं होना चाहिए? अनन्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और भौहें नीची करके सिर हिलाया। ठीक है, मेरे माता पिता मुझे रहने का खर्चा तो देते हैं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान मुझे भरपूर पोषण की जरूरत होती है। ये जानने के बाद कि मैं 3 बच्चों की मां बनने वाली हूं, मैं बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में मजाक करने की हिम्मत नहीं कर सकती। खाना मानक के अनुसार ही है, इसलिए पैसे वाकई काफी नहीं हैं। 6 महीने पहले मैं घर चलाने के लिए कुछ हस्तशिल्प करती थी, लेकिन बाद में
अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा का हाथ पकड़ लिया और परेशान भाव से कहा, उस समय आपके लिए यह बहुत कठिन था। अनन्या शर्मा ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया, यह मुश्किल नहीं है, क्या अब सब कुछ बेहतर नहीं है? अच्छा, क्या उस समय आपने विदेशी ऋण लिया था? अर्जुन सक्सेना ने पहले इस मामले को नज़रअंदाज किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अनन्या शर्मा को अपनी गर्भावस्था के दौरान काफ़ी पैसे खर्च करने चाहिए थे और अकेले उसका गुजारा काफ़ी नहीं होगा। बाद में उसने खुद से पैसे उधार मांगे तो वो ज़रूर हताश होगी। अनन्या शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया, ठीक है, 6 महीने बाद मैं हस्तशिल्प नहीं कर सकती और खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। उस समय मैंने बहुत सारा पैसा उधार लिया था। तो फिर जब मैंने तुम्हें पहले पैसे दिए थे तब तुम क्यों नहीं चले गए? पैसा तुम्हारा है, ये तुम्हारी कमाई का सारा पैसा है। हालांकि तुमने मुझे दिया है, लेकिन इसे रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। जहां तक विदेशी कर्जों की बात है, मैंने उन्हें पहले उधार लेते समय बता दिया था और मैं स्तनपान पूरा होने तक इंतजार करूंगी। मैं 1.5 साल बाद उन्हें चुका दूंगी। जिन लोगों ने मुझे पैसे उधार दिए थे वे मेरे कुछ पुराने सहपाठी थे, सभी अहमदाबाद की लड़कियां थीं। ज़्यादातर प्रिया ने मुझे उधार दिए थे और सिर्फ प्रिया ही जानती थी। मुझे पैसे उधार लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं गर्भवती थी। तुम्हारा क्या है और मेरा क्या? क्या मैं जो कमाता हूँ वो तुम्हारा भी नहीं है? हमें अपने बारे में इतना साफ साफ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हिसाब लगा लो कि तुमने पहले कितना उधार लिया था, चलो मिलकर पैसे चुकाते हैं। अनन्या शर्मा थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन अर्जुन सक्सेना का रवैया दृढ़ था। अनन्या, हम दोनों जल्द ही अपने माता पिता से मिलने घर जा रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हम एक परिवार बन गए हैं? अनन्या शर्मा ने तुरंत अपना सिर हिलाया और तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन पर कैलकुलेटर निकाला और पहले उधार लिए गए खातों की गणना करने लगी। कुल 63,500 रुपये। ठीक है, तो आप अकाउंट बुक के हिसाब से सारा पैसा वापस कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि आपका हिसाब किताब बिल्कुल साफ है। आपने कब उधार लिया था? आपने कितना उधार लिया था? इसका पूरा ब्यौरा है। आप सबको 6% वार्षिक ब्याज पर चुकाएं। रही बात इस एहसान की, तो हम उन्हें खाने पर बुलाएंगे और बाद में चुका देंगे। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। उसके 60,000 से ज़्यादा रुपयों में से प्रिया मेहता ने उसे 30,000 रुपये उधार दिए। अर्जुन सक्सेना के मुताबिक अनन्या शर्मा ने सालाना ब्याज का 6% जोड़कर कुल 31,000 रुपये बनाए। चिबा, प्रिया मेहता को इतनी बड़ी रकम ट्रांसफ़र हुई तो उन्होंने तुरंत अनन्या शर्मा को फ़ोन करके जानकारी ली। अनन्या शर्मा की बात सुनकर प्रिया मेहता खुश होकर बोली, हाँ अनन्या, तुम्हारा अर्जुन सक्सेना तो बहुत बड़ा पैसा कमाता है और उसने आज सुबह ही 50 सेंट खर्च कर दिए। वान, शाम को बाहर गया और 1 मिलियन और कमा लिए। बधाई हो, मैंने पैसे ले लिए, लेकिन मुझे अतिरिक्त ब्याज नहीं चाहिए। हम दोनों के इस रिश्ते में मैं तुमसे ब्याज वसूलूंगी और तुम मुझे साफ तौर पर मात दे रही हो। लियान, मैं तुम्हें पैसे वापस भेज दूंगी, मेरे साथ ज़रा भी बदतमीजी मत करना। अगर तुम सच में ये पैसे देना चाहती हो तो इसे मेरे बेटे और बेटी के लिए रख लो ताकि वे स्वादिष्ट खाना खरीद सकें। प्रिया मेहता ने तुरंत उस इंटरेस्ट को वापस कॉल किया और अनन्या शर्मा ने उसके साथ कोई विनम्रता नहीं दिखाई, बस उसे व्हाट्सएप पर एक धन्यवाद संदेश भेजा। जब वह गर्भवती थी तब प्रिया मेहता उसकी देखभाल कर रही थी और उनके बीच के हिसाब किताब का कोई हिसाब किताब नहीं था। किंग, मुझे डर है कि मैं जिंदगी भर उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। इसके बाद अनन्या शर्मा ने खाता बही में दर्ज राशि के अनुसार अहमदाबाद में अपने हाई स्कूल के सहपाठियों को ब्याज सहित धनराशि भेज दी। उस समय सहपाठियों को यह नहीं पता था कि अनन्या शर्मा ने पैसे क्यों उधार लिए थे, लेकिन वे और अनन्या शर्मा दोनों ही मामले की असलियत जानते थे और अनन्या शर्मा के चरित्र को भी जानते थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे उसे पैसे उधार दे दिए। अब अनन्या शर्मा ने न सिर्फ एडवांस में पैसे चुकाए बल्कि 6% ज़्यादा ब्याज भी जोड़ा, जो बैंकों और वित्तीय प्रबंधन से कहीं ज़्यादा है। सब ने पूछा कि क्या अनन्या शर्मा की रिकवरी हो गई है और अनन्या शर्मा ने एक एक करके जवाब दिए। ये जानते हुए कि सभी लोग हाल ही में गर्मी की छुट्टियों में अहमदाबाद वापस जा रहे हैं, कई सहपाठियों ने कहा कि वे गर्मी की छुट्टियों में साथ में खाना खाने का समय निकालेंगे। अनन्या शर्मा ने सोचा कि उसे सबका एहसान मानना चाहिए और सबको बढ़िया खाना खिलाना चाहिए, इसलिए उसने हामी भर दी और कहा कि अहमदाबाद लौटने के बाद सबको खाने पर बुलाएगा। अनन्या शर्मा के सारे पैसे मिलने के बाद अर्जुन सक्सेना ने तीनों बच्चों को नहलाया और मालिश की। बच्चे पालने में इधर उधर खेल रहे थे। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा भी नहाकर पजामा पहन चुके थे। बिस्तर पर बैठकर घर जाने की चर्चा कर रहे थे। अर्जुन सक्सेना, हम 6 तारीख को कब निकलेंगे? रास्ता थोड़ा लंबा है, क्या हमें इसे 2 दिनों में बांट लेना चाहिए? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। घर जाने के लिए उन्होंने पहले ही योजना बना ली है।
हम 6 तारीख को सुबह 8 बजे निकलेंगे और 2 दिन सड़क पर बिताने का इंतजाम करेंगे। अगर समय पर शेड्यूल नहीं बना तो हम बच्चों को लेकर निकल पड़ेंगे और पूरा परिवार वहां होगा। कार में सुरक्षा सबसे पहले आती है और सुबह उठना बहुत जल्दी होता है। पूरी यात्रा 1500 किलोमीटर से ज्यादा की है। मैंने देखा है कि गाड़ी चलाने में 14 घंटे लगते हैं और हाईवे पर 4 घंटे से ज्यादा गाड़ी चलाना थकान पैदा करने वाला माना जाता है। इसलिए हम सुबह 8 बजे से दोपहर तक थोड़ी देर आराम करने के लिए सर्विस एरिया में जाएंगे। 3 बजे के बाद मैं पहले दिन आधी दूरी गाड़ी चलाकर यहाँ पहुँच सकता हूँ। अर्जुन सक्सेना ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अनन्या शर्मा को दिखाने के लिए नक्शा खोला। अनन्या शर्मा ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये गण प्रांत है? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, हाँ चलो जियांगशी प्रांत में एक्सप्रेसवे से उतरते हैं, फिर रात के लिए कोई जगह ढूंढते हैं और 7 तारीख को सुबह 8 बजे एक्सप्रेसवे पर अहमदाबाद वापस चलते हैं, ताकि जब हम अहमदाबाद लौटें तो शायद दोपहर हो जाए, ताकि हम जाने से पहले तैयारी कर सकें। अपने माता पिता से मिल लेना, समय बिल्कुल सही है। ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना की योजना इतनी विस्तृत थी, अनन्या शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन क्या हम दोनों के लिए 3 बच्चों को उठाना असुविधाजनक नहीं है? आपको गाड़ी चलानी है और मैं अकेले 3 बच्चों को नहीं उठा सकती। बच्चे अभी सिर्फ 2 महीने के हैं और वे अभी भी सेफ्टी सीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अर्जुन सक्सेना भी इसी सवाल पर विचार कर रहे हैं। 2 महीने से ज्यादा उम्र के शिशुओं की रीढ़ की हड्डी अभी विकसित नहीं हुई होती और उन्हें सेफ्टी सीट पर बैठाना सुरक्षित नहीं होता। बेहतर होगा कि उन्हें गोद में ही बिठाया जाए। लेकिन अनन्या शर्मा 3 बच्चों को अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए उन्हें कार में किसी को साथ लाना होगा। अनन्या शर्मा ने कुछ देर सोचा और बोली, आंटी वांग ने हमारे अलावा बच्चों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया है, लेकिन आंटी वांग कोई पेशेवर नानी नहीं है, उन्हें बस कुछ काम करने का समय मिल जाता है और वो इतने लंबे समय तक हमारे साथ अहमदाबाद वापस नहीं जा सकती। तो मैंने सोचा, क्यों न मैं सिसी से पूछ लूं, वैसे भी सिसी गर्मी की छुट्टियों में अहमदाबाद जरूर वापस जाएगी। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर आपका चचेरा भाई हमारे साथ है तो ठीक है। सड़क पर काफी समय हो गया है, आप अभी भी पिछली पंक्ति में बैठकर बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं अभी सिसी को फोन करता हूँ। पिछली बार उसने कहा था कि वह महीने की शुरुआत में छुट्टी पर थी और शायद अभी तक वापस नहीं गई होगी। अनन्या शर्मा ने तुरंत मोबाइल फोन उठाकर बाई सीसी को फोन किया। अरे सीसी, तुम अहमदाबाद वापस कब जा रही हो? चचेरे भाई, मैंने 5 नंबर निर्धारित कर दिया है और मैं चौथे नंबर पर परीक्षा समाप्त करूंगा। क्या आपने अपनी उड़ान बुक कर ली है? बाई सीसी ने जवाब दिया, सब ठीक हो गया है, लेकिन उसने तुरंत कहा, लेकिन आपको रिफंड मिल सकता है। मैंने रिफंडेबल इंश्योरेंस खरीदा है। कजिन, क्या तुम्हारा कोई प्लान है? क्या तुम फिर से साथ रहना चाहते हो? खैर, अर्जुन सक्सेना ने आज एक नई कार ली है। हम अकेले ही वापस जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बच्चे को अकेले ले जाना सुविधाजनक नहीं है। अगर आप हमारे साथ वापस जाएं, तो हम में से कुछ लोग ठीक रहेंगे। ठीक है, मैं ठीक हूँ, आपके साथ वापस जा पाना बेहतर है। पहले जब मैं अकेले वापस जा रही थी तो मैं थोड़ी घबराई हुई थी। मैं हर बार ट्रेन से जाती थी, लेकिन इस बार मुझे टिकट नहीं मिला, इसलिए मैंने हवाई टिकट खरीद लिया। मुझे ये भी चिंता है कि पहली बार समझ न आने की वजह से मैं समय और विमान में देरी कर दूंगी। बेहतर होगा कि मैं आपके साथ वापस जाऊं। यह न केवल सुरक्षित है, बल्कि रास्ते में हमारा एक साथी भी है जो बच्चों को गोद में लेने में आपकी मदद कर सकता है। मैं बहुत खुश हूँ, उन्हें पसंद करती हूँ। ठीक है, तो फिर आप हमारे साथ वापस आ सकते हैं। हम 6 तारीख तक नहीं जाएंगे, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? ठीक है, तो मैं एक दिन और स्कूल में रुकूंगी और तुम्हारे साथ जाने का इंतजार करूंगी। बाई सीसी ने तुरंत जवाब दिया और वह अपनी चचेरी बहन के साथ घर जा सकती थी और रास्ते में साथ देने के लिए 3 प्यारे बच्चे भी थे, वह कुछ और नहीं मांग सकती थी। अपने शर्मीले स्वभाव के कारण वह अकेले विमान में जाने से डरती थी। बस तय हो गया, सफ़र थोड़ा लंबा है, तो हम 6 तारीख को सुबह 8 बजे निकलेंगे, दोपहर में हाई स्पीड ट्रेन पर आराम करने की जगह ढूंढेंगे और 7 तारीख को वापस चलेंगे। 7 तारीख को लगभग आधी दोपहर तक हम अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। अनन्या शर्मा, उसे अपना कार्यक्रम बताएं। बाई सीसी ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चचेरे भाई सड़क पर अकेले गाड़ी चला रहे हैं। थक जाना तो आसान है, रात को आराम करना ही सही रहेगा। हम रास्ते में नज़ारे भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेल्फ ड्राइविंग टूर की तरह। अनन्या शर्मा मुस्कुराए, उसकी चचेरी बहन सचमुच बच्ची थी। ठीक है,
आपके स्कूल के काम 4 तारीख को खत्म हो जाएंगे, फिर आप 5 तारीख की रात को सीधे मेरे घर आ सकते हैं ताकि आपको 6 तारीख को सुबह जल्दी आने की परेशानी से बचाया जा सके। ठीक है चचेरे भाई। अनन्या शर्मा ने फोन रख दिया। उन्होंने अपना सिर उठाया और अर्जुन सक्सेना से कहा, बस हो गया, सीसी ने कहा है कि हमारे साथ वापस चलो। बाई सीसी की तरफ से अपने चचेरे भाई का फोन रखते ही उसने तुरंत टिकट वापस कर दिया और अपना सामान फिर से पैक करना शुरू कर दिया। हवाई जहाज में बहुत सारा सामान लाना असुविधाजनक था, लेकिन चचेरे भाई की गाड़ी में कुछ और कपड़े तो रखे ही जा सकते हैं। उसने अभी 2 स्कर्ट ही चुनी थी कि फोन फिर बज उठा। बाई सीसी ने फोन उठाया तो देखा कि उसकी माँ का फोन था। बाई सी ने कुछ देर सोचा और जल्दी से उसे उठा लिया। अरे सीसी, क्या तुम्हें अपने साथ वापस आने के लिए अपने सहपाठी मिल गए? फैंग मियाओकिन को पता था कि बाई सीसी अकेले वापस जाने के लिए सहज नहीं थी, इसलिए उसने उसे पिछले 2 दिनों में स्कूल में जाकर देखने के लिए कहा कि क्या उसी स्कूल से कोई उसके साथ वापस आया है। बाई सीसी बोली, नहीं, पर तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। माँ, मेरी एक सहपाठी का बॉयफ्रेंड अभी अभी अहमदाबाद वापस आया है। मैं उनके साथ वापस जा रही हूँ। मेरी सहपाठी का बॉयफ्रेंड? क्या सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड है? नहीं माँ, सहपाठी भी साथ में हैं। फैंग मियाओकिन को राहत मिली और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुंबई से अहमदाबाद तक गाड़ी चलाने में थोड़ा समय लगता है, 10 घंटे से ज़्यादा लगते हैं, और हवाई जहाज़ से वहाँ पहुँचने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। तुम तीनों वापस गाड़ी चलाकर जाओगे और पूरे दिन सड़क पर बहुत थक गए होगे। उड़ान का समय अपेक्षाकृत कम है, लेकिन मैं अकेला हूँ। पहली बार मैं घबरा रहा हूँ। बेहतर होगा कि मैं अपने सहपाठियों के साथ कार में बैठ जाऊं और रास्ते में बातें कर सकूं। ठीक है, फिर आप उस समय ज़्यादा समय का इंतज़ाम कर सकते हैं, रात भर आराम करने के लिए कोई सर्विस एरिया ढूंढ सकते हैं और अगले दिन भी खुला रख सकते हैं, जो ज़्यादा सुरक्षित है। फैंग मियाओकिन ने निर्देश दिया। बाई सीसी ने कहा, चिंता मत करो माँ, मेरी सहपाठी और उसके प्रेमी ने 2 दिन की यात्रा की योजना बनाई है। ठीक है, तो क्या आप 5 तारीख को ही निकलेंगे? और जो हवाई जहाज़ का टिकट आपने पहले खरीदा था, क्या उसका पैसा वापस मिलेगा? अगर हवाई जहाज़ का किराया वापस मिलता है तो काफ़ी पैसे कटेंगे, है ना? नहीं माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेले वापस जाऊंगा या नहीं, इसलिए मैंने टिकट खरीदते समय ही रिफंड इंश्योरेंस ले लिया था। मैंने टिकट पहले ही रिफंड कर दिया है, लेकिन हम एक दिन बाद जाने की योजना बना रहे हैं। 6 तारीख को सुबह निकलेंगे और 7 तारीख को दोपहर में पहुंचेंगे अहमदाबाद। ठीक है, वैसे तुम्हारी मौसी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अनन्या ने भी कहा है कि 6ठे दिन वापस चले जाना, नहीं तो तुम अपनी चचेरी बहन से पूछ लो। क्या तुम दोनों बहनें, मैं और मौसी दोनों ही आराम से गाड़ी से वापस आना चाहती हैं? फिर मैं अपने चचेरे भाई को फ़ोन करके पूछूंगा। बाई सीसी ने पहले अपनी माँ का फ़ोन काट दिया, 7-8 मिनट तक इंतज़ार किया और फिर दोबारा फ़ोन किया। माँ, मेरी चचेरी बहन मान गई। उसने कहा कि मेरे साथ वापस चलो। ठीक है, तुम दोनों बहनें एक साथ हो तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। फैंग मियाओकिन ने रास्ते में ध्यान देने वाली 2 बातें बताईं और फ़ोन रख दिया। बाई सीसी अपना सामान पैक करती रही, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि कुछ दिनों में घर जाऊंगी और फिर अपनी चचेरी बहन और 3 बच्चों के साथ घर जाऊंगी। घर, जब मेरी चाची इसे देखेंगी तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। अचानक एक लंबा, सुंदर और काबिल दामाद मिल गया, साथ ही 3 प्यारे बच्चे और नातिने भी। इस तरह का सरप्राइज चाचा चाची के लिए तो हैरान करने वाला होगा ही, है ना? हालांकि बाई सीसी जानती थी कि मेरी चाची और चाचा हमेशा मेरे चचेरे भाई से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उम्मीद करते थे कि मेरा चचेरा भाई प्यार में पढ़ने से पहले कॉलेज से स्नातक होने तक इंतजार करेगा, और इस बार मेरे चचेरे भाई ने इतनी बड़ी बात छिपाई। क्या मेरी चाची और चाचा थोड़ा दुखी होंगे? बाई सीसी भी मन ही मन बहुत उलझी हुई थी। वह बच्चों और अर्जुन सक्सेना को देखकर अपनी बुआ फूफा के हाव भाव देखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन साथ ही थोड़ी डरी हुई भी थी, इस चिंता में कि घर लौटने पर उसकी चचेरी बहन का क्या हाल होगा। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतनी ही अधिक उलझन में पड़ जाती, इसलिए उसने सफाई करना बंद कर दिया और अपने मोबाइल फ़ोन से अपने चचेरे भाई को व्हाट्सएप संदेश भेज दिया। बाई सीसी, चचेरी बहन, मेरा टिकट रिफंड हो गया है। अभी अभी मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। मैंने उन्हें बताया था कि मैं अपनी क्लासमेट के बॉयफ्रेंड के साथ वापस आ जाऊंगी। मम्मी ने कहा था कि मैं तुमसे पूछ लूं, तो मैंने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलोगी। वापस चली गई। अनन्या शर्मा, ठीक है, तो मेरी माँ को थोड़ी देर में पता चल जाएगा और मैं बाद में इस पर गौर करूंगी। दोनों के बीच बातचीत होते ही अनीता सक्सेना का फ़ोन आ गया। अनन्या शर्मा जानती थी कि उसकी मौसी ने उसकी माँ को घर जाने की व्यवस्था के बारे में बताया होगा, इसलिए अनन्या शर्मा ने तुरंत फ़ोन उठाया।
अरे अनन्या, तुम्हारी चाची ने मुझे अभी बताया कि तुम अपनी सहपाठी की कार को सीसी के साथ वापस ले जाने की योजना बना रही हो। हाँ माँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि वापस कैसे जाऊंगा। टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मैं हवाई जहाज से जाऊं तो हवाई अड्डा थोड़ा दूर है। क्या सुबह कोई गाड़ी ठीक है? बस जब सिसी ने कहा कि मेरे साथ कुछ सहपाठी वापस जा रहे हैं तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो उसके साथ है। ओह, कार से वापस आना ठीक है। संयोग से आप दोनों जवान हैं। आपके और सीसी के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। जब आप सड़क पर बातें करते हैं तो समय जल्दी बीत जाता है, लेकिन वापस आना बहुत लंबा है। क्या आपके पास 1 दर्जन या उससे ज्यादा हैं? अहमदाबाद पहुंचने में कितना समय लगेगा? अनीता सक्सेना ने पूछा। माँ, क्या मेरी मौसी ने मुझे नहीं बताया? सीसी ने मुझे बताया था कि 2 दिन सड़क पर गाड़ी चलानी है। हम 6 तारीख को सुबह निकलेंगे और 7 तारीख को दोपहर तक अहमदाबाद पहुंचेंगे और रास्ते में 1 रात रुकेंगे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 1 दिन और है या नहीं, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। माँ और बेटी के बीच कुछ देर बातचीत के बाद अनन्या शर्मा ने फ़ोन रख दिया। अहमदाबाद की अनीता सक्सेना ने राहत की सांस ली। इन दिनों की चिंताएं आखिरकार दूर हो गईं। अगर अनन्या और सिसी फिर साथ आ गईं तो मुंबई में बच्चा पैदा करना नामुमकिन हो जाएगा। भले ही अनन्या न कहे, सिसी को ज़रूर पता चल जाएगा और वो यकीन को बता देगी। ऐसा लगता है कि आजकल मैं सचमुच बहुत ज़्यादा सोचने लगा हूँ। अनीता सक्सेना ने तुरंत डैडसू को खबर बताई, लेकिन डैडसू ये सुनकर भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। अकेले गाड़ी चलाकर वापस आ रही हो? अनन्या और सिसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उनकी सहपाठी का बॉयफ्रेंड अकेले गाड़ी चला रहा था और उसे सड़क पर 2 बार गाड़ी चलानी पड़ी। हे भगवान, मुंबई से अहमदाबाद तो बहुत समय हो गया है और 2 दिन गाड़ी लेकर जाना कितना मुश्किल है। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और बोली, इसमें तकलीफ की क्या बात है? बच्चों, उन्हें अपने जानने वालों के साथ घूमना अच्छा लगता है और जब वे कार से वापस आते हैं तो वे नज़ारे देख सकते हैं और आसपास के लोगों से बातें कर सकते हैं, और उन्हें बीच में 1 रात आराम भी करना है। उन्हें तेज गाड़ी से भी उतरना होगा। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही चर्चा कर ली हो कि खेलने कहाँ जाना है। वे कहते हैं कि वे घर जा रहे हैं, लेकिन वे सभी परिचित युवा हैं। इसे एक यात्रा ही मानना होगा। पिताजी सू ने ये शब्द सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है। चूंकि मेरी बेटी के लौटने का समय तय हो गया है तो चलो पिछले कुछ दिनों में मेरी बेटी का पसंदीदा खाना खरीद लाते हैं और उसका कमरा साफ कर देते हैं। वह काफ़ी समय से वापस नहीं आई है। दोनों व्यस्त होने लगे। अगले 2 दिन अर्जुन सक्सेना सुबह और दोपहर परीक्षा देने वाले थे। अनन्या शर्मा के पास करने को कुछ नहीं था। सामान पैक करते हुए वह तीनों बच्चों के साथ थे। मुझे गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने के लिए बाहर जाना है, इसलिए मुझे जाते समय घर की चीज़ों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाची वांग समुदाय में रहती हैं। अनीता सक्सेना और डैड सू इन दिनों खाली नहीं बैठे हैं। उन्होंने अपनी बेटी के कमरे में ढेर सारी नई चीज़ें जोड़ीं। अनन्या शर्मा का पसंदीदा समुद्री भोजन। सुके पिता अपने एक दोस्त से मछली पकड़ने वाली नाव पर जाकर सबसे ताज़ा समुद्री भोजन खरीदने को कह रहे हैं। इस दिन अनीता सक्सेना घर पर शेयरचैट पर ब्रश कर रही थी और अचानक 3 प्यारे प्यारे नन्हे मुन्नों ने ब्रश कर लिया। अनीता सक्सेना ने खिलौनों से खेलते इन नन्हे मुन्नों का वीडियो देखा और उनके मुंह के कोने खड़े हो गए। इस उम्र में मुझे बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। उसने इसे लगातार कई बार देखा और अचानक उसे लगा कि तीनों छोटे बच्चे थोड़े परिचित हैं। क्या ये वही 3 जुड़वां बच्चे नहीं हैं जो अनन्या ने मुझे पिछली बार दिखाए थे? अनीता सक्सेना ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और कॉपी की ओर देखा, जिसमें वास्तव में 3 बच्चों के जन्म का विषय था। इस अकाउंट का नाम सनकिंझाई है और इसमें एक छोटी पीली कार भी है। यह एक ताओबाओ स्टोर से जुड़ी है। अनीता सक्सेना ने इसे देखा और पाया कि यह हाथ से तराशी गई लकड़ी की नक्काशी है। उसी पैराग्राफ की अनीता सक्सेना ने दूसरे वीडियो देखे और पाया कि उनमें परमाणु नक्काशी थी और उन्होंने परमाणु नक्काशी की जोड़ी देखी थी। इससे पहले डेडलिन ने इसे मोमेंट्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि यह एक दोस्त की दुकान में रखा एक खजाना है, और फिर उन्हें याद आया कि पिछली बार प्रिया मेहता इसे कब वापस लाई थीं। प्रिया मेहता ने बताया कि इसे उनके एक दोस्त ने उकेरा था जो अभी जवान था। अनीता सक्सेना को याद आया कि प्रिया मेहता ने बताया था कि उस युवक का नाम अर्जुन सक्सेना था और दुकान का नाम सनकिंझाई था। सब कुछ से संपर्क करने के बाद अनीता सक्सेना को लगा कि यह अर्जुन सक्सेना प्रिया मेहता के मुंह में अर्जुन सक्सेना था, और वीडियो में ट्रिपल थे जो अनन्या ने उन्हें पिछली बार दिखाए थे, और उन्हें अभी भी याद था कि अर्जुन सक्सेना उनकी पत्नी और उनकी बेटी का नाम एक ही है। वैसे यह एक संयोग ही है। अनीता सक्सेना दुकान में घूम रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अर्जुन सक्सेना तो बहुत ही प्रतिभाशाली युवक होगा।
इतनी अच्छी नक्काशी के साथ वह एक परिपक्व और स्थिर बच्चा होगा, और बच्चे इतने सुंदर हैं, उसके पिता भी बहुत सुंदर होंगे। इस तरह अर्जुन सक्सेना एक बहुत अच्छे पति उम्मीदवार हैं, अनीता सक्सेना ने सोचा, और कुछ ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। आखिर अर्जुन सक्सेना की पत्नी और बेटी का नाम और उपनाम एक ही है। उसने मन ही मन सोचा, आगे चलकर उसकी बेटी को कैसा प्रेमी मिलेगा। अनन्या एक बहुत अच्छी बच्ची है और उसे एक बहुत अच्छा पति मिलना चाहिए, बिल्कुल इस अनन्या शर्मा की तरह, और उनकी अनन्या बहुत खूबसूरत दिखती है। नीता सक्सेना अपने भावी दामाद का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हालांकि उसने इस बात पर भी विचार किया, जब उसकी बेटी किसी से प्यार कर बैठेगी और अपने लिए दामाद ढूंढ लेगी तो उसे कई साल इंतजार करना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक उसकी बेटी कॉलेज से स्नातक न हो जाए। अनीता सक्सेना ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अभी अभी वाले वीडियो पर वापस चली गईं। स्क्रीन पर 3 छोटे छोटे खजानों को देखकर उन्होंने पॉज बटन दबाया, स्क्रीनशॉट लिया और अनन्या शर्मा को फोटो भेज दी। अनीता सक्सेना, अनन्या, मैं ब्रश करके इस मुकाम तक पहुंची हूं। जब अनन्या शर्मा ने अपनी मां द्वारा भेजी गई फोटो देखी तो उसका दिल धड़क उठा और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसकी मां उसके बाल देखकर कांप उठी। वह इस अकाउंट को लगातार अपडेट करती रहती हैं और इसमें 30 से ज्यादा वीडियो पोस्ट किए गए हैं। वो इतनी डर गई कि उसने तुरंत अपना शेयर चैट खोला और अपने पोस्ट किए हुए छोटे छोटे वीडियो एक एक करके देखने लगी। वीडियो में बच्चे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी अपनी कोई आकृति या आवाज थी। क्या उसकी मां को पहले से पता नहीं होगा। स्टोर्स और उत्पादों के प्रचार वीडियो के अलावा 30 से ज्यादा वीडियो हैं और 12 वीडियो शिशुओं से संबंधित हैं। अनन्या शर्मा ने उन्हें एक एक करके ध्यान से देखा और आवाज को तब तक पूरी तरह से नियंत्रित किया जब तक ये पुष्टि नहीं हो गई कि उनकी अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है। जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने राहत की सांस ली। अनन्या शर्मा ने अपनी छाती पकड़ ली और सोफे पर झुक गई, अपने सामने बच्चों को देखा और कहा, छोटे बच्चों, माँ लगभग फिर से उजागर हो गई है, लेकिन सौभाग्य से कुछ ही दिनों में बाबा माँ को दादा दादी से मिलवाने के लिए वापस ले आएंगे। उस समय हम उन्हें एक साथ सीधे खड़े देख सकेंगे। अनन्या शर्मा ने अपनी बात समाप्त करते ही तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाया और अनीता सक्सेना को संदेश भेजा। ये सान किंझाई का हिसाब है। ये प्रिया की दोस्त ने खोली एक दुकान है और उनके 3 बच्चे हैं। मैं तुम्हें एक बार दिखाऊंगी। माँ को सच में याद है। माँ, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। अनीता सक्सेना, उनके 3 बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझे एक नज़र में ही याद आ जाएंगे। आखिरकार 3 बच्चे तो दुर्लभ होते ही हैं और फिर भी वे कितने प्यारे बच्चे हैं। अनन्या, अगर भविष्य में तुम्हें कोई शादी के लिए मिले तो देखना कि उनके कोई जुड़वां बच्चे हैं या नहीं। हमारे परिवार में जुड़वां बच्चे नहीं हैं, लेकिन अगर दूसरे पक्ष के जुड़वां बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, फिर तुम्हारे भी 3 बच्चे होंगे और तीनों बच्चे साथ साथ बड़े होंगे। ये कितना प्यारा है। अनीता सक्सेना, लेकिन 3 बच्चों की संभावना बहुत कम लगती है। जुड़वां बच्चे भी अच्छे होते हैं। ड्रैगन और फीनिक्स सबसे अच्छे होते हैं। एक लड़का और एक लड़की और दोनों बच्चे। अनन्या शर्मा ने अपनी मां का संदेश देखा और उसके मुंह के कोने ऊपर उठे बिना नहीं रह सके। उसने अपने बगल में बैठे बच्चों की ओर देखा और कहा, बेबी, लगता है दादी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। वह पहले से ही इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब उसकी मां ने तीनों बच्चों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वे सब उसके ही परिवार के बच्चे हैं। वह सोच रही थी कि क्या ये कोई सरप्राइज होगा। 3 तारीख को अर्जुन सक्सेना ने स्कूल का सारा काम संभाल लिया। 4 तारीख को वह पूरी दोपहर दुकान में ही रहा। उसने पहले गर्मी की छुट्टियों में दुकान बंद करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब उसने किसी को काम पर रख लिया है तो उसे दुकान बंद करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि गर्मी की छुट्टियों में व्यापार बहुत अच्छा नहीं होता, पहले जैसा ही है, लेकिन नई दुकान खोलना बेहतर है। वह लगभग 2 महीने के लिए बाहर रहेंगे और स्टोर में कई चीज़ें हैं जिन्हें समझाना ज़रूरी है। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें एक एक करके समझाया। स्टोर में अभी काफ़ी सामान है जो कुछ समय के लिए काफ़ी है। अर्जुन सक्सेना वापस आकर ऑनलाइन स्टोर को चलाने के लिए लकड़ी की नक्काशी का काम जारी रख सकते हैं। 5 तारीख की शाम को बाई सीसी अपना सूटकेस लेकर आए। पिछली बार बाई सीसी सिर्फ दुकान पर गई थी। ये पहली बार था जब वह अपनी चचेरी बहन और उसके पति के घर आई थी। दरवाजे में घुसते ही अनन्या शर्मा बाई सीसी को अपने साथ ले गईं और सबसे पहले उन्हें घर के गेस्ट बेडरूम में ले गईं। बाई सीसी आज रात यहीं रहेंगी और अर्जुन सक्सेना ने सूटकेस अंदर रखने में मदद की। फिर लिविंग रूम, मास्टर बेडरूम और अध्ययन कक्ष में जाएं। अध्ययन कक्ष में कुछ लकड़ी की नक्काशी की कलाकृतियां हैं जिन्हें बनाने में अर्जुन सक्सेना ने पिछले 2 दिनों में समय लगाया, तथा कुछ अधूरी कलाकृतियां भी हैं। बाई सीसी को इनमें रुचि थी और जैसे ही उन्होंने इसे देखा उनकी आंखें चमक उठीं।
वाह, क्या ये मेरे चचेरे भाई का नवीनतम कार्य है। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। खैर, हाल ही में स्टोव का कारोबार धीरे धीरे स्थिर हुआ है। अर्जुन सक्सेना ने बताया कि ऐसा जितना ज्यादा समय तक चलता रहेगा, उतने ही ज्यादा नए उत्पाद लॉन्च करने होंगे ताकि ग्राहकों की संख्या स्थिर रहे। इसलिए उन्होंने जर्नी टू द वेस्ट सीरीज रिलीज की। बाईसीसी ने हाथ में सन वुकोन के क्यू संस्करण से खेला, नक्काशी के विवरण को ध्यान से देखा और कहा, चचेरे भाई, ये बहुत अच्छा विचार है। आपके स्टोर में ज्यादातर ग्राहक कॉलेज के छात्र हैं और हम छात्रों को जर्नी टू द वेस्ट से बहुत लगाव है। आखिरकार, जब हम बच्चे थे तो हर गर्मी की छुट्टी में जर्नी टू द वेस्ट लेकर आते थे और मेरे जीजा की कारीगरी इतनी बेहतरीन है कि सबको जरूर पसंद आएगी। और दूसरे स्टोर्स में बिकने वाले गुंडम और स्पाइडरमैन जैसे विदेशी किरदारों की तुलना में मेरे चचेरे भाई की इस जर्नी टू द वेस्ट सीरीज में ज्यादा मौलिक तत्व हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हमारे नए जमाने के युवा सांस्कृतिक आत्मविश्वास की वकालत कर रहे हैं। मुझे अपने चचेरे भाई पर पूरा भरोसा है। जर्नी टू द वेस्ट सीरीज जब बिक्री के लिए आएगी तो जरूर हिट होगी। दोनों अध्ययन कक्ष से बाहर आए और बाईसीसी ने अनन्या शर्मा का हाथ थामकर कहा, चचेरी बहन, तुम्हारा और जीजाजी का घर वाकई बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हर फर्नीचर बहुत सोच समझकर चुना गया है। इतना सुंदर फर्नीचर तो मकान मालिक से भी नहीं बनवाया होगा, है ना? अनन्या शर्मा मुस्कुराए और बोली, खैर, ये घर बिना फर्नीचर के किराए पर लिया गया था। फर्नीचर आपके जीजा ने खरीदा था और कुछ स्मार्ट घरेलू उपकरण बाद में जोड़े गए थे। हालांकि यह एक किराए का घर है, लेकिन इन चीजों को तैयार करने के लिए आपके जीजा ने विशेष रूप से एक डिजाइनर को भी काम पर रखा था, जिसकी लागत सैकड़ों हजारों में थी। लाखों। अब तो बस एक नया घर बनाने का समय आ गया है। चचेरे भाई, जीजाजी आपका और आपके बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर आप घर किराए पर भी लेते हैं तो भी आपको और आपके बच्चों को उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। अपनी चचेरी बहन की बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। बाईसीसी रसोईघर देखने गई और अंदर रखे स्मार्ट रसोई के बर्तनों को देखकर दंग रह गई। चचेरी बहन, आपकी रसोई बहुत ही भरी हुई है। डिसइंफेक्शन कैबिनेट, ओवन, डिशवॉशर, स्टीमर, कॉफी मशीन, सोया मिल्क मशीन, वाटर प्यूरीफायर और ये बर्तन इतने खूबसूरत हैं कि मेरी माँ भी इन्हें देखेंगी तो आप भी यही स्टाइल चाहेंगी। चचेरी बहन, क्या आप और आपके जीजा अक्सर घर पर खाना बनाते हैं? खैर, तुम्हारे चचेरे भाई रोज खाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि बाहर खाना बनाना अस्वास्थ्यकर है। मैं अभी स्तनपान करा रही हूँ और मैं कुछ साफ सुथरा और पौष्टिक खाना चाहती हूँ, इसलिए वो हमेशा घर पर ही खाना बनाते हैं और उनका खाना बनाने का हुनर कमाल का है। हाँ, अनन्या शर्मा ने गर्व से कहा। बाईसीसी ने गलती से कुत्ते के भोजन का एक और निवाला खा लिया, लेकिन क्योंकि यह उसकी पसंदीदा चचेरी बहन और भावी चचेरी बहन थी जिसने कुत्ते का भोजन फैलाया था, इसलिए उसे असहज महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह अपने चचेरे भाई के लिए दिल से खुश हुई। जीजाजी आपके साथ बहुत अच्छे हैं और जीजाजी जैसा खाना बनाने वाला आदमी आजकल बहुत कम मिलता है। हमारी पीढ़ी के युवा कम ही खाना बनाते हैं, अगर बना भी लें तो उन्हें दिन में पढ़ाई और काम करना पड़ता है। घर आकर बस मोबाइल से खेलना चाहता हूँ और खाना बनाने की जहमत भी नहीं उठाता। मेरे जीजाजी तो रोज आपके लिए खाना बनाने की जिद कर सकते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कजिन। बाईसीसी के चेहरे पर ईर्ष्या भरी नजर देखकर अनन्या शर्मा को भी मन ही मन मीठा लगा। अर्जुन सक्सेना को वास्तव में उससे कोई समस्या नहीं दिख रही थी। जब से वह अर्जुन सक्सेना के पास गई है, जीवन दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। उसे कभी भी कई विवरण याद नहीं रहते, जैसे कि अर्जुन सक्सेना का उसके लिए हर दिन खाना बनाने की जिद करना, जीवन में छिपी ये छोटी छोटी खुशियां। भले ही मैं इसका जिक्र न करूं, लेकिन वास्तव में यह मेरे दिल में याद रहता है और कभी कभी एक अनजाने वाक्य में मिठास भर जाती है। आपके जीजाजी की कारीगरी बहुत लाजवाब है। आप इसे आज रात जरूर ट्राई कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। उनका खाना बनाने का हुनर बाहर के 5 स्टार शेफ से भी बेहतर है। अनन्या शर्मा ने कहा, सच में, मेरे जीजाजी की कारीगरी इतनी अच्छी है। बाईसीसी को थोड़ा शक हुआ। आखिर प्रेमी की नज़र भी तो अच्छी होती है। मेरे चचेरे भाई के लिए मेरे जीजाजी का खाना दुनिया का सबसे अच्छा खाना होना चाहिए, लेकिन मेरे चचेरे भाई की उम्र सिर्फ 20 साल है। जो जवान लड़के हैं, उनकी कारीगरी बाहर के रसोइयों जितनी अच्छी तो नहीं होती। खैर, शाम को पता चल ही जाएगा। आखिर तुम्हारे जीजाजी की कारीगरी जब तक किसी ने उसे खाया हो, उसकी कोई बुरी समीक्षा नहीं है। अनन्या शर्मा ने आत्मविश्वास से कहा। अनन्या शर्मा के हाव भाव देखकर बाईसीसी को आज के खाने का बेसब्री से इंतजार था। ठीक इसी समय अर्जुन सक्सेना ताज़ी सब्जियां लेकर घर आया। उनकी आखिरी बातचीत सुनकर उसने जूते बदले और मुस्कुराते हुए बाईसीसी से कहा, सीसी, रात को मेरा हुनर आजमाना।
क्या तुम्हारा कोई पसंदीदा व्यंजन है? अर्जुन सक्सेना के सामने बाईसीसी अनन्या शर्मा जितनी सहज और सहज नहीं थी। वो थोड़ी शर्मीली थी और उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी। चचेरे भाई, मैं ज़्यादा नखरे नहीं करूँगी, आप जो चाहें कर सकते हैं। अनन्या शर्मा जानती थी कि उनकी चचेरी बहन थोड़ी शर्मीली है, लेकिन उन्होंने कहा, सीसी की पसंद मेरी पसंद से मिलती जुलती है। आखिरकार हम दोनों अहमदाबाद में साथ साथ पले बड़े हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा की तरह करूँगा। मैं आपकी मदद करूँगी, अनन्या शर्मा ने कहा। आज घर पर मेहमान आए हैं और वो अब भी उसका कजिन है। अर्जुन सक्सेना ज़रूर मेहमाननवाजी के लिए और भी पकवान बनाएगा, और जब वो नए पकवान लेकर आएगा तो उसे पता चल जाएगा। बाईसीसी ने अपनी चचेरी बहन की बात सुनी तो तुरंत बोली, चचेरी बहन, तो फिर तुम और मेरी चचेरी बहन खाना बना सकती हो। मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकती। मैं बच्चों के साथ खेलने जाऊंगी। अच्छा है। अनन्या शर्मा तीनों बच्चों को लिविंग रूम में ले गईं। बाईसीसी सोफे पर बैठी और उनके साथ खिलौनों से खेल रही थीं। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना साथ मिलकर रसोई में व्यस्त थे। अनन्या शर्मा खाना पकाने में बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वह केवल उसके बगल में खेल सकता है। अर्जुन सक्सेना को सब्जियां चुनने और धोने में मदद कर सकता है, आदि। अर्जुन सक्सेना सब्जियां काटने के प्रभारी हैं और दोनों एक साथ रसोई में व्यस्त हैं, जिससे ये छोटी सी जगह तुरंत गर्म हो जाती है। अर्जुन सक्सेना ने सब्जी काटते हुए पूछा, अनन्या, क्या चाची चाचा को कुछ पसंद आता है? क्या तुम्हारे मम्मी पापा चाचा चाची को क्या पसंद है? जब हम वापस जाएंगे तो मैं भी पहली बार वहां जाऊंगा। मुझे कुछ सामान तो लाना ही होगा और मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। अनन्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। जब तक आप न कहें, मैं इसके बारे में सोचती भी नहीं। इस बार घर पहले से अलग है। पहले अनन्या शर्मा अपने घर जाती थीं। स्वाभाविक रूप से उन्हें क्या उपहार लाना है इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार वह अर्जुन सक्सेना के साथ जा रही थी और उनकी पहचान अलग थी। फिर भी अर्जुन सक्सेना ने इस बारे में गंभीरता से सोचा। मेरे माता पिता की कोई खास पसंद नहीं है। मेरे पिताजी को चाय ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आंटी के बारे में क्या? अनन्या शर्मा ने कुछ देर सोचा और बोली, मेरी माँ को सुंदरता ज़्यादा पसंद है और मेरे पापा ने उन्हें हमेशा लाड प्यार किया है। जब वो शॉपिंग पर जाती हैं तो अक्सर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और बैग्स देखना पसंद करती हैं। तो फिर चलो आंटी के लिए कुछ अच्छे त्वचा देखभाल उत्पादों और बैग के सेट लाते हैं। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना ने आगे कहा, तो फिर कुछ तंबाकू और शराब खरीद लो, क्या सोचते हो? ठीक है अर्जुन सक्सेना, तुम बहुत व्यापक सोचते हो, अनन्या शर्मा ने धीरे से कहा। अर्जुन सक्सेना उनके घर जाने को लेकर इतना चिंतित है, उसके माता पिता को अर्जुन सक्सेना ज़रूर पसंद आएगा, है ना? तो फिर चलो, रात के खाने के बाद इसे खरीद लें और कल सुबह निकलेंगे। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, हम 7 तारीख को दोपहर 3 बजे के आसपास अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। अहमदाबाद पहुंचने के बाद मैं शॉपिंग करने जाऊंगा। अगर मैं अभी खरीदूंगा तो ट्रंक में इतना सामान नहीं आ पाएगा, इसलिए बच्चों को भी साथ ले जाना पड़ेगा। बहुत सारा सामान है। कुछ सोचकर अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और बोली, अच्छा, बच्चों के लिए बहुत सारा सामान लाना है। 3 फोल्डिंग स्ट्रॉलर काफ़ी जगह घेरेंगे। दूध पाउडर और डायपर सिर्फ इसी हफ्ते के लिए हैं, बस समय आने पर खरीद लेना। लेकिन स्टेलाइजर बॉक्स, दूध फ्रोथर और बच्चे के निजी कपड़े, ये चीज़ें तो लानी ही होंगी। और सिसी भी एक 22 इंच का सूटकेस लेकर आई है, साथ ही हम दोनों का सामान भी, जो शॉपिंग के बाद कार में नहीं समाएगा। तो चलिए पहले अहमदाबाद वापस चलते हैं, वहां पहुंचकर होटल में सामान रख लेते हैं और फिर उपहार खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो हम ताइकू हुई के पास होटल बना लेंगे। वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 20 मिनट की ड्राइव पर है। ताइकू हुई अहमदाबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और वहाँ की चीज़ें बहुत ही बेहतरीन हैं। वहाँ सब कुछ मिलना चाहिए। खैर, आप अहमदाबाद से परिचित हैं, समय आने पर मैं आपकी व्यवस्था का पालन करूँगा। अनन्या शर्मा ने अपने हाथ सुखाए, अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और होटल बुक करने चली गईं। इस बार मैं अर्जुन सक्सेना और बच्चों के साथ अहमदाबाद वापस गई। जब हम पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। मैं शाम को अपने माता पिता से मिलने गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे माता पिता कुछ देर के लिए इसे स्वीकार करेंगे या नहीं, इसलिए उन्होंने अर्जुन सक्सेना से इस बारे में बात की और वहां पहुंच गई। अहमदाबाद के बाद मुझे पहले एक होटल बुक करना था, कहीं मेरे माता पिता अर्जुन सक्सेना को न पहचान लें, और मुझे रात के लिए अस्थायी रूप से एक होटल बुक करना पड़ा। 1 घंटे बाद अनन्या शर्मा बाईसीसी को खाने पर आने के लिए कहने गई और 1 घंटे के भीतर अर्जुन सक्सेना ने 7 व्यंजन और एक सूप तैयार कर दिया। कुछ घर के बने व्यंजनों के अलावा अर्जुन सक्सेना ने 2 खास कैंटोनीज व्यंजन भी खास तौर पर तैयार किए।
अनन्या शर्मा और बाई सीसी दोनों अहमदाबाद में पली बढ़ी हैं और कैंटोनीज व्यंजनों के प्रति उनकी अपनी अपनी भावनाएं होंगी। भीड़ भरे व्यंजनों को देखकर बाई सीसी मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपने चचेरे भाई की तरह दिखी और उत्साहित होकर बोली, ये बहुत समृद्ध है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए चचेरे भाई को धन्यवाद। ये कठिन नहीं है, बस खाना बनाओ, बैठो और खाओ और मेरी कला का स्वाद लो। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना एक साथ बैठे थे और बाई सीसी उनके सामने बैठी थीं। उसने अपने सामने अहमदाबाद वेंचांग चिकन चखा। यह अहमदाबाद का एक प्रामाणिक व्यंजन था। बाई सीसी ने पहले भी अहमदाबाद के प्रामाणिक व्यंजन खाए थे, लेकिन उन्हें अर्जुन सक्सेना के बनाए व्यंजन पर संदेह था। लेकिन मुंह में जाने के बाद उन्हें पता चला कि आप बिल्कुल गलत हैं। उसने सचमुच अपनी चचेरी बहन को कहा, मेरे चचेरे भाई की शिल्पकला बहुत अच्छी है। चिकन की त्वचा चिकनी और मुलायम है और इसे ताज़े और मुलायम सूप में डुबोया गया है। ये बेहद स्वादिष्ट है। ये वेंचांग रोड के असली वेंचांग चिकन से भी बेहतर है। बाई सीसी ने अपनी आंखें चौड़ी करके अपना सिर ऊपर उठाकर आश्चर्य से कहा, ये बहुत स्वादिष्ट है। चचेरे भाई, शाम को मैंने तुम्हें कहते सुना कि मेरे चचेरे भाई का खाना बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगा कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम प्यार से भरा खाना खा रहे हो। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम बड़ा चढ़ाकर कहोगे। एक स्टार शेफ तो और भी अच्छा खाना बनाता है। बाई सीसी ने कई अन्य व्यंजन भी आजमाए और जितना अधिक वह खाती उतनी ही अधिक वह उसकी प्रशंसा करती। चचेरे भाई, आप वाकई में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपकी नक्काशी न सिर्फ बहुत अच्छी है, बल्कि आपका खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो कोई कमी नज़र ही नहीं आती। मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छे पति हैं और मेरे चाचा चाची भी ज़रूर ऐसा ही करेंगे। मुझे आप बहुत पसंद हैं। बाई सीसी खाने में पूरी तरह डूब गईं और जितना ज़्यादा उन्होंने अर्जुन सक्सेना को देखा उतना ही उन्हें अच्छा लगा और उनका चचेरा भाई तो मानो स्वर्ग में बना जोड़ा था। बहुत स्वादिष्ट है। आज का खाना मैंने पहले से ज़्यादा ध्यान से बनाया है, अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। बाई सीसी और अनन्या शर्मा दोनों हैरान थीं। अर्जुन सक्सेना ने समझाया, आखिरकार तुम्हारे चचेरे भाई ने तुम्हारे सामने शेखी बघारी है। मैं तुम्हारे चचेरे भाई का अपमान कैसे कर सकता हूँ। दोनों ने सुना तो तुरंत समझ गए। ऐसा लग रहा था जैसे शाम को रसोई में दोनों बहनों के बीच हो रही बातचीत अर्जुन सक्सेना ने सुन ली हो। अनन्या शर्मा गईं और शर्म से अपना निचला होंठ काट लिया। दोपहर में उसे लगा कि अर्जुन सक्सेना घर पर नहीं है और वो उसका चचेरा भाई था जो बचपन से खेलता आया था, इसलिए वो उसके सामने ही अर्जुन सक्सेना की इतनी बेशर्मी से तारीफ कर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सक्सेना ये शब्द सुनेगा। ये वाकई शर्मनाक था। अर्जुन सक्सेना ने उसे वेंचांग चिकन का एक टुकड़ा दिया और धीरे से कहा, अच्छे से खाओ और अपना मुंह मत काटो। बाई सीसी ने अपना सिर नीचे किया और हंसी। अपने दिल में सोच रही थी, चचेरे भाई और चचेरे भाई के बीच का रिश्ता कितना अच्छा है, कितना ईर्ष्यापूर्ण है। तीनों खाना खा ही रहे थे कि अचानक बाई सीसी का व्हाट्सएप बज उठा। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। मुझे क्या करना चाहिए? चचेरी बहन, मेरी माँ ने मुझे एक वीडियो भेजा है। बाई सीसी ने अनन्या शर्मा को फ़ोन दिखाया और कहा, क्यों न मैं फ़ोन रख दूं और उसे बता दूं कि मैं अपने सहपाठियों के साथ डिनर कर रही हूं। वहां बहुत सारे लोग हैं और वीडियो बनाना असुविधाजनक है। अनन्या शर्मा ने कुछ देर सोचा और कहा, चलो। बाई सीसी ने अपना सिर हिलाया। मैं जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर मेरी माँ ने जो देखा उसका अनुमान लगा लिया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, बस मेरी, अर्जुन सक्सेना और बच्चों की तस्वीरें मत लेना। कल सुबह तुम घर जा रहे हो। मौसी इस समय इसी बारे में सोच रही होंगी। अगर तुमने वीडियो का जवाब नहीं दिया तो मौसी परेशान हो जाएंगी। बाई सीसी ने अनन्या शर्मा की बातें सुनी, सिर हिलाया और वीडियो बना लिया। उन्होंने ध्यान से कैमरा सिर्फ खुद पर ही फोकस किया और दूसरों की तस्वीरें लेने से परहेज किया। वीडियो में फैंग मियाओकिन ने अपनी बेटी के पीछे की पृष्ठभूमि को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, सिसी, क्या आप किसी दोस्त के घर गई थीं? ठीक है माँ, मैं शाम को यहाँ आऊँगी। मैं कल 8 बजे निकल जाऊँगी। मैं आज रात यहीं रहूँगी। बाई सीसी ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह घूमने जा रहा हूँ। क्या तुमने खाना खा लिया? तुम और तुम्हारे सहपाठी साथ साथ वापस आएंगे और रात में किसी के घर रुकोगे तो उन्हें खाने पर बुला लो। माँ की कोई ज़रूरत नहीं, हम घर पर ही खाते हैं और खा चुके हैं। घर पर खाना खाते हो? क्या खाते हो? ये सुनकर बाई सीसी ने सावधानी से कैमरा चालू किया और मेज पर रखे खाने की तस्वीर खींच ली। फैंग मियाओकिन एक रसोइया है। जैसे ही उसने मेज़ पर व्यंजन देखे उसने कहा, बहुत स्वादिष्ट हैं। ये व्यंजन देखने में अच्छे लग रहे हैं, बहुत लजीज हैं और इनका स्वाद भी लाजवाब होगा। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है।
मेरे सहपाठी के बॉयफ्रेंड ने इसे खुद बनाया है। इसका स्वाद लाजवाब है। सच में, तुम्हारी सहपाठी का बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। वो जवान था, वो तुम्हें अकेले ही वापस ले आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा खाना बना पाऊंगा। आजकल ऐसे जवान लोग कम ही मिलते हैं। तुम्हारी सहपाठी बहुत खुशकिस्मत है। बाईसीसी ने हेडफोन नहीं पहने थे और उनके मोबाइल पर वीडियो चल रहा था। स्वाभाविक रूप से ये शब्द उनके मुंह से निकले। सामने बैठे अर्जुन सक्सेना ने जब यह सुना तो अनन्या शर्मा की तरफ देखे बिना नहीं रह सके। अनन्या शर्मा ने अपना सिर नीचे कर लिया और शर्माते हुए मुस्कुरा दिए। वैसे आपकी चचेरी बहन कल आपके साथ होगी, तो क्या वह आज रात वहीं है? बाईसीसी ने सिर हिलाया। अच्छा, चचेरा भाई मेरे साथ आया था। फिर आप अपना फ़ोन अनन्या को देते हैं। मैंने बहुत दिनों से अनन्या को नहीं देखा है। फैंग मियाओकिन ने मुस्कुराते हुए कहा। बाईसीसी ने उधर अनन्या शर्मा की ओर देखा। अनन्या शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया तो दोनों ने सावधानी से फ़ोन संभाल लिया। आंटी, अनन्या आंटी बहुत दिनों से नहीं दिखीं। इस बार मैं गर्मी की छुट्टियों में वापस आया था और आंटी के घर खेलने चला आया था। ठीक है चाची, मेरे पास आपसे और मेरे चाचा से मिलने का समय है। खैर, हमारे परिवार की अनन्या के कॉलेज जाने के बाद वह वाकई और भी खूबसूरत हो गई और उसका रंग रूप भी निखरता गया। लगता है उसने स्कूल में खूब मज़े किए होंगे। फैंग मियाओकिन ने अनन्या शर्मा की तरफ देखा और कहा। अनन्या शर्मा ने अपना चेहरा छुआ और स्क्रीन पर खुद को देखा। हाल ही में अर्जुन सक्सेना ने उनकी अच्छी तरह से देखभाल की है। उनके आहार में अर्जुन सक्सेना द्वारा तैयार किया गया पौष्टिक भोजन शामिल है और उनका शरीर स्वस्थ हो रहा है। इस खुशी के अलावा उनका रंग रूप भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अनन्या, कल और परसों सड़क पर हैं। आपको और सिसी को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। सिसी आपसे छोटी है, आपकी तरह समझदार नहीं है और उसका स्वभाव अपेक्षाकृत अंतर्मुखी है। जब समय आए तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए और जब आप वापस आते हैं तो आपको उन्हें अच्छी तरह से धन्यवाद देना चाहिए और जब आप अहमदाबाद लौटते हैं तो आप उन्हें उस समय अच्छा भोजन करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया आंटी। दोनों बातें कर ही रही थीं कि अचानक पीछे से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आन्या और रिया ने किसी बात पर किसी खिलौने को लेकर झगड़ा किया, लेकिन रिया तुरंत रो पड़ी। फ़ोन के दूसरी तरफ फैंग मियाओकिन साफ तौर पर स्तब्ध रह गईं और दूसरी तरफ बाईसीसी भी घबरा गईं और अनन्या शर्मा भी अचंभित थीं, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने कई बार इस तरह की अचानक स्थिति का सामना किया है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया और तुरंत आंटी का सामना करते हुए कहा, आंटी, मेरे दोस्त का बच्चा रो रहा है। अनुमान है कि उसे डायपर बदलने या दूध पीने की ज़रूरत है। मैं आपको पहले नहीं बताऊंगी। मैं जाकर देखती हूँ कि क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। फैंग मियाओकिन अभी भी थोड़ा स्तब्ध थी, लेकिन अपनी भतीजी की बात सुनने के बाद उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप पहले अपना काम कर सकते हैं। बोलने के बाद अनन्या शर्मा ने वीडियो बंद कर दिया। फैंग मियाओकिन ने कुछ देर सोचा और जल्दी ही राहत महसूस की। मैंने मेज़ पर इतने सारे व्यंजन देखे। आज रात उनकी पार्टी में ज़रूर बहुत सारे लोग होंगे। अंदाज़ा है कि दूसरे दोस्त बच्चों को लेकर आए होंगे। युवा लोग, वे जल्द ही 2 महीने के लिए अलग हो जाएंगे। मिलने जुलने का मौका लेना सामान्य बात है। उन्होंने बिना किसी जोखिम के ये स्तर पार कर लिया। रात के खाने के बाद अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा बाईसीसी को लेकर तीनों बच्चों को टहलाने के लिए नीचे ले गए। इस समुदाय में नवनिर्मित नंबर 2 का वातावरण बहुत अच्छा है। कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा हरित क्षेत्र है और सड़क भी बहुत चौड़ी है। तीनों बच्चे को धक्का देते हुए चलते हुए बातें कर रहे थे। अर्जुन सक्सेना को अचानक कुरियर से फ़ोन आया। एसएफ एक्सप्रेस द्वारा वितरित। संयोग से अर्जुन सक्सेना नीचे ही थे और उन्होंने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। वहां सिर्फ एक छोटा सा फाइल बैग था जिसमें उनका पहचान पत्र होना चाहिए था। कुछ दिन पहले जब मैंने कार खरीदी थी तो पापा सक्सेना ने कहा था कि लखनऊ लाइसेंस तो संभाल लेंगे, लेकिन उन्हें अर्जुन सक्सेना से कुछ दस्तावेज और कार खरीदने का सामान चाहिए था, इसलिए अर्जुन सक्सेना अगली सुबह ही सामान ले गए। सब वापस भेज दिया गया। उनके पहचान पत्र के अलावा कार खरीद के बिल, वाहन योग्यता प्रमाण पत्र, बीमा और कर भुगतान प्रमाण पत्र वगैरह भी थे। लेकिन फिलहाल इन्हें लाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पापा सक्सेना ने बस अपना पहचान पत्र वापस भेज दिया। इधर अर्जुन सक्सेना को कुरियर मिला ही था और वह पापा सक्सेना को फ़ोन करने ही वाला था कि अचानक पापा सक्सेना ने वीडियो कॉल कर दी। पत्नी, मेरे पापा का फ़ोन आया था। हम अभी नीचे पहुँचे हैं। मैं उन्हें अपनी नई कार दिखाता हूँ। तुम, सीसी और बच्चे पहले खेलने जाओ। मैं बाद में तुम्हारे पास आऊँगा। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से कहा। ठीक है। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और फिर दोनों स्ट्रॉलर को एक साथ चिपका दिया ताकि एक धक्का 2 स्ट्रॉलर को धकेले, जो बहुत सुविधाजनक था।
बाईसीसी ने एक और स्ट्रॉलर को धक्का दिया और दोनों ने बच्चों को धक्का देकर चौक में टहलने के लिए ले गईं। अर्जुन सक्सेना ने पिता सक्सेना का फ़ोन उठाया और अपनी खरीदी हुई नई कार की ओर चल पड़े। बेटा, क्या तुम्हें अपना पहचान पत्र मिल गया? खैर, समझ गया, मैं तुम्हें फ़ोन करके बताने ही वाला था। अर्जुन सक्सेना ने हाथ में सर्टिफिकेट हिलाया। पापा सक्सेना बोले, मैंने व्हाट्सएप पर रिमाइंडर पड़ा है कि तुमने एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए साइन कर दिया है। क्या तुम बाहर हो? नीचे समुदाय में अभी अभी खाना खाया और टहलने निकला। क्या तुम अपनी कार से दूर हो? तुम्हारी माँ और मैंने उस दिन कार की तस्वीरें देखी थीं, लेकिन हमने तुम्हारी कार को अच्छी तरह से नहीं देखा। किंग डैड ने कहा, ज्यादा दूर नहीं, मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ। इतना कहकर अर्जुन सक्सेना भी अपनी कार के पास गया, कैमरा ठीक किया और सक्सेना के माता पिता को कार का वीडियो दिखाया। प्रथम दृष्टया सक्सेना के पिता और माता बहुत संतुष्ट हैं। ये कार अच्छी लग रही है। हालांकि यह टेस्ट ड्राइव है, ये बिल्कुल नई कार जैसी है। इसे 4S शॉप में अच्छी तरह से संभाल कर रखा गया है। खैर, बाहर से तो ये बिल्कुल नया दिखता है और अंदर भी बिल्कुल नया है। मैं आपको अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ। अर्जुन सक्सेना ने कार को अनलॉक किया, दरवाजा खोला, अपने मोबाइल फ़ोन के साथ ड्राइवर की सीट पर बैठ गए और अपने माता पिता को कार के इंटीरियर से परिचित कराया, क्योंकि यह कार भविष्य में अर्जुन के पिता द्वारा चलाई जाएगी। अर्जुन सक्सेना ने कार्यात्मक क्षेत्र को अधिक सावधानी से पेश किया, जैसा कि पिछली सीट के लिए है। अर्जुन सक्सेना ने बस फ़ोन लिया और इसे स्कैन करने के लिए घूम गया और अपने माता पिता को एक नज़र डालने दिया। लेकिन इसी दौरान अनीता सक्सेना ने गौर से देखा कि कार की पिछली सीट पर एक बच्चे का डायपर रखा हुआ था। 2 दिन पहले जब मैं बच्चों को बाहर ले गई थी, तब ये गाड़ी में ही रह गया था। बैग में सिर्फ एक ही बच्चा है, इसलिए मैं इसे उस समय ऊपर नहीं ले गई, लेकिन बैग बहुत बड़ा है और उस पर बना पैटर्न किसी प्यारे बच्चे जैसा है और देखने में भी बहुत खास है। अनीता सक्सेना की आंखें चमक उठीं, लेकिन वीडियो अचानक सामने आ गया और उनके बेटे ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। कार देखकर पापा सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना से पूछा, बेटा तुम घर कब आओगे? अर्जुन सक्सेना ने कुछ देर सोचा और बोला, पापा वापस जाने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। हमें यहाँ का काम खत्म होने और दुकान का काम निपटने तक इंतजार करना होगा, लेकिन फैसला होने के बाद मैं आपको पहले ही बता दूंगा। पिताजी सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो फिर तुम खुद ही इसका प्रबंध कर सकते हो और तुम्हारी माँ और मैं घर पर तुम्हारा वापस आने का इंतजार करेंगे। दोनों ने फ़ोन रख दिया और अनीता सक्सेना ने तुरंत अर्जुन के पिता का हाथ पकड़ लिया और बोली, बूढ़ेकिन, क्या तुमने अभी देखा? मेरे बेटे की कार की पिछली सीट पर एक डायपर का पैकेट पड़ा है जो इस्तेमाल नहीं हुआ है। पिताजी सक्सेना ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। अनीता सक्सेना ने उत्साहित होकर कहा, तो हमारा पिछला अंदाज़ा सही निकला। बहू के बच्चे का जन्म हो गया है। अर्जुन, चलो दादा दादी बन जाते हैं। पापा सक्सेना ने जब ये सुना तो वे उत्साह से उठ खड़े हुए और कुछ देर घर में इधर उधर टहलते रहे। उन्हें लगा कि यह काफ़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक सिगरेट सुलगाई और शांत होने के लिए 2 तेज कश लिए। अर्जुन सक्सेना, ये बदबूदार लड़का, इसने हमें इतनी बड़ी बात नहीं बताई। बच्चा तो पहले ही पैदा हो चुका है, तो इसे पिछले साल ही प्यार हो जाना चाहिए था। ये इसे अच्छी तरह छुपा रहा है। किंग डैड ने कहा, हंसी रोक नहीं पा रहा। अनीता सक्सेना जानती थी कि अर्जुन के पिता की बातों में दोष नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से खुशी थी, इसलिए उन्होंने कहा, बेटा हमें कोई सरप्राइज देना चाहता होगा। पिताजी सक्सेना ने सिर हिलाया, ये होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी की तारीख अभी तक निर्धारित नहीं हुई है और उन्होंने कहा कि वह स्टोव में व्यवसाय का ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हाल ही में उनके स्टोव के सार्वजनिक खाते में कोई विशेष हलचल नहीं हुई है। स्टोव में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है और कोई समस्या नहीं है। उसे अपने बॉस को हर दिन देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इन दिनों वह अपनी बहू को पहले घर भेजने की योजना बना रहा है। अनीता सक्सेना ने हैरानी से कहा, क्या ये मेरे ससुराल वालों से मिलने नहीं जा रहा है? ये तो बढ़िया है। मैं अपने ससुराल वालों से मिलने गई थी और 2 बच्चों का मामला जल्द ही आने वाला है। पिताजी सक्सेना भी खुश हुए और वृद्ध दंपति अपनी हंसी नहीं रोक सके। अनीता सक्सेना ने कहा, बूढ़ेकिन, लाओ झांग को बुलाओ और उससे पूछो, क्या उसने कुछ दिन पहले अपने बेटे को नहीं देखा था? उससे पूछो कि क्या उसने उस दिन बच्चे को देखा था। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे परिवार में पोता है या पोती। पिताजी सक्सेना ने कहा, बूढ़े झांग ने उस दिन कुछ नहीं कहा, शायद उसने यह नहीं देखा। आप पूछना। पिताजी सक्सेना भी उत्सुक थे और अब वे इतने खुश थे कि वे इसे अपने अच्छे दोस्तों के साथ साझा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन से राजेश कुमार को फ़ोन किया।
जब राजेश कुमार ने अर्जुन के पिता को बच्चे के बारे में पूछते सुना तो उन्हें लगा कि अर्जुन सक्सेना उन्हें कोई सरप्राइज देने वाला है, इसलिए उन्होंने चुप रहकर कहा, मैंने बच्चे को नहीं देखा, सिर्फ अर्जुन सक्सेना और उसकी गर्लफ्रेंड को देखा है। उनकी एक दोस्त है, वो भी लड़की है। पापा सक्सेना ने जब ये सुना तो तुरंत बोले, सच में? लाओ झांग, हम इतने सालों से दोस्त हैं, फिर भी तुम मुझसे यह बात छिपा रहे हो। अर्जुन सक्सेना पहले ही कह चुके हैं और हम सब जानते हैं। राजेश कुमार उलझन में पड़ गए, भौहें चढ़ाते हुए बोले, आह, अर्जुन सक्सेना ने तुम्हें बताया? इस बच्चे ने कहा था कि वो तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता है। मैंने उसे बात छुपाने में भी मदद की, लेकिन वो खुद ही कह दिए बिना नहीं रह सका। हाँ, लेकिन ये तो खुशी की बात है, बधाई हो, तुम तो बहुत खुश होगे। पापा सक्सेना हंसे और बोले, बूढ़े झांग, तुम अभी भी ऐसे ही हो, तुम विस्फोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अर्जुन सक्सेना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमने कह दिया है, जल्दी बताओ, तुमने उस दिन बच्चे को देखा था, है ना? राजेश कुमार ने अपनी जांघ थपथपाए और असहाय होकर कहा, बूढ़े किन, इतने सालों बाद आप हमेशा मुझे ईमानदार होने के लिए क्यों धमकाते हैं? दोनों कुछ देर बातें करते और हंसते रहे। अर्जुन के पिता बच्चे के बारे में पूछते रहे। राजेश कुमार ने सोचा और कहा, मैंने बच्चे को देखा है। यह एक छोटा सा बच्चा है। ये बचपन के अर्जुन सक्सेना जैसा दिखता है। पहली नज़र में तो यह आपके पुराने सक्सेना परिवार का बच्चा है। तो अर्जुन सक्सेना ने मुझसे यह बात नहीं छिपाई, वह बस आपको सरप्राइज देना चाहता था। अब जब बात बढ़ गई थी तो इसके बारे में बात न करना नामुमकिन था। राजेश कुमार ने तय किया कि आधी बात तो वह आरव ही कहेंगे। जब अर्जुन सक्सेना 3 बच्चों को घर लाए तो अर्जुन और बाकियों ने मुंह से 3 जुड़वां बच्चों को देखा, और जरूर कुछ और होगा। हैरानी की बात तो है, जब उन्हें पता चला कि परिवार में एक पोता हुआ है तो अर्जुन के पिता बहुत खुश हुए और तुरंत कहा, ये बहुत अच्छा है पुराने झांग, यह आश्चर्य वास्तव में बड़ा है। हाँ, जब अर्जुन सक्सेना और अन्य बच्चे को वापस लाते हैं तो आप भी खेलने आते हैं, हम आपको खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है, यह शादी का पेय है, समय आने पर मैं इसे जरूर पीने जाऊंगा। दोनों ने कुछ और बातें की। अर्जुन के पिता ने बच्चे के बारे में पूछा। जब लाओ झांग कुछ नहीं कह सका तो दोनों ने फोन रख दिया। अर्जुन के पिता ने तुरंत अनीता सक्सेना को यह खुशखबरी सुनाई। अनीता सक्सेना की आंखें खुशी से लाल हो गईं और बोली, वाह बुढ़िया किन, बच्चा 2 महीने से ज्यादा का हो गया है तो बहुत प्यारा होगा। जब अर्जुन सक्सेना बच्चे को वापस लाएगा तो चलो उसे 150 दिन की दावत देते हैं। पूर्णिमा के दिन बच्चा घर पर नहीं होगा, लेकिन उसी समय वह गर्मी की छुट्टियों से वापस आ जाएगा। 100 दिन, चलो इसे अच्छे से मनाते हैं। पापा सक्सेना ने सिर हिलाया, ठीक है, अगर तुम पूर्णिमा भोज में नहीं आ पाए तो हमें 100 दिन के भोज के लिए एक बड़ा भोज रखना चाहिए। जब वह समय आएगा तो हम अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाएंगे और हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। इसका तो नाम ही होगा, आपके दोनों चाचा चाची, मेरी तरफ से 3 बहनें, सब बुलाए गए हैं और परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग भी बुलाए गए हैं। ये हमारे पुराने सक्सेना परिवार का पहला पोता है, बहुत मजा आएगा। खैर, बच्चा अभी 2 महीने का है। अगस्त में जब 100 दिन का भोज होगा तब अर्जुन सक्सेना के परिवार के लोग भी काम से वापस आ जाएंगे। वे जितना अधिक बात करते उतना ही अधिक उत्साहित होते जाते। अंत में पिताजी सक्सेना शांत हुए और बोले, ठीक है, चलो धीरे धीरे हाल ही में होने वाले 100 दिन के भोज की तैयारी करते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता दोनों बच्चों की बात पर विचार करना है और अर्जुन सक्सेना और उनकी बहू का मामला भी एजेंडे में रखना होगा। अनीता सक्सेना ने सिर हिलाया, हाँ, बेटे और बहू के बच्चे का जन्म हो गया है, अब शादी के बारे में सोचने का समय आ गया है। हालांकि बेटा इस साल केवल 20 साल का है और वह अभी भी 22 साल की कानूनी शादी की उम्र से 2 साल दूर है, लेकिन हम भी शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। खैर, हालांकि मेरा बेटा और बहू अभी स्कूल में हैं, लेकिन चूंकि हमारा एक बच्चा है इसलिए हमेशा किराए का घर लेना असुविधाजनक होगा। हमें अभी भी अपने दोनों बच्चों के लिए एक नया घर खरीदने के बारे में सोचना है, पापा सक्सेना ने कहा। हाँ, नया घर बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ अपने ही घर में रह सकते हैं। घर किराए पर लेने में कई तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे पास बचत के तौर पर सिर्फ हज़ारों रुपये हैं। मुंबई में घर के लिए डाउन पेमेंट देना सस्ता नहीं है, किन मॉम ने कहा। पिताजी सक्सेना ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, ज़्यादा बचत तो नहीं है, फिर भी धीरे धीरे कमा लेंगे। बेटा और बहू दोनों स्कूल जाते हैं, चलो उनके ग्रेजुएट होने से पहले ही डाउन पेमेंट जमा कर देते हैं, फिर बच्चों के सेटल होने का इंतज़ार करते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद वे अपने नए घर में रह सकेंगे। अनीता सक्सेना ने अर्जुन के पिता की बातें सुनी और अचानक उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। वृद्ध दंपत्ति ने हिसाब किताब करने के लिए कंप्यूटर और कलम कागज उठाया।
मुंबई में एक घर के लिए डाउन पेमेंट लगभग 20 लाख होना चाहिए। अगर यह बहुत दूर है तो भविष्य में बच्चों के लिए काम पर आना जाना भी मुश्किल होगा। 20 लाख के डाउन पेमेंट से एक ऐसा ही घर खरीदा जा सकता है। आइए इसी लक्ष्य के अनुसार कड़ी मेहनत करें। अर्जुन के पिता ने एक लक्ष्य निर्धारित किया और अनीता सक्सेना ने उनके साथ वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। पिछले 2 सालों में हमारा सराय का कारोबार और भी ज्यादा स्थिर हो गया है। औसत मासिक शुद्ध लाभ 5,000 है। कमिश्नरी की आय को मिलाकर ये 10,000 प्रति माह हो सकता है। और आपने पहले भी कहा था कि सब्जी खरीदने वाला गड़बड़ झाला कर रहा था। कारोबार, आपने हाल ही में जो समूह निकाला है उसका क्या असर हुआ है? माँ बोली, कोई बात नहीं। उस दिन जब मैंने इसे लेने का फैसला किया तो कुरियर लेने वाले सभी लोग आ गए। मैंने उन्हें ग्रुप ज्वाइन करने, ग्रुप में कुछ खरीदारी भेजने और कमीशन लेने की सलाह दी। फिर यहाँ चीज़ों का स्टोरेज चार्ज भी लगता है। कुछ लोग ऑर्डर देते रहते हैं, लेकिन हमारी छोटी सी जगह में सब लोग अब भी खुद ही सब्जियां खरीदने के आदी हैं। ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते। महीने की कमाई के हिसाब से जब लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो तो महीने में 2-3 हज़ार रुपये होने चाहिए। पापा सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, 2-3 हज़ार से काम चल जाएगा। चलो कुछ और प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। जब ज़्यादा विकल्प होंगे तो ग्राहक भी ज़रूर ज़्यादा होंगे। ठीक है, अभी हम रोज़ाना ताज़ी उपज बेच रहे हैं, साथ ही मीटूआन चॉइस, शिवुई ग्रुप और प्रॉस्पेरिटी चॉइस भी। मैं कल जाकर देखूंगी। जब समय आएगा तो मैं इन्हें साथ मिलकर बनाऊंगी। और भी तो होंगे, वैसे भी हमारे ग्रुप में अब 400 से ज़्यादा लोग हैं। माँ ने कहा, तो फिर इन चारों प्लेटफॉर्म्स को भी 10,000 रुपये महीने कमाने का मौका मिलना चाहिए। जब समय आएगा तो हम इसके लिए लड़ेंगे और 20,000 रुपये महीने का मुनाफा कमाएंगे। अनीता सक्सेना ने संख्या सुनी और बोली, 20,000? ये काफ़ी नहीं है। मेरे बेटे के दूसरे साल के बाद सिर्फ 2 साल बचे हैं। 20,000 प्रति माह के हिसाब से हम 2 साल में 5 लाख बचा सकते हैं। 200 वान का डाउन पेमेंट बहुत पीछे छूट गया है। अर्जुन, हमें क्या करना चाहिए? पिताजी सक्सेना ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, ठीक है, इसकी चिंता मत करो, मैं पैसों का कोई रास्ता निकाल लूंगा। हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन कम से कम कुछ साल पहले से तो बेहतर है। विदेशी कर्ज चुक गए हैं और अब हम धीरे धीरे पैसे कमा सकते हैं, 20,000 प्रति माह कुछ महीने काम करके। जब मेरे हाथ में पैसे होंगे तो मैं अपने पुराने व्यवसाय में लग जाऊंगा। उस समय सब कुछ पिछले वर्षों जैसा ही होगा। तुम स्टेशन के व्यवसाय की प्रभारी हो और मैं इसे करने के लिए बाहर जाऊंगा। खान पान, रेस्टोरेंट खोलना, हमें इस व्यवसाय में कुछ अनुभव है। हम पहले से ही समुद्र के बीच में हैं और एक छोटे से काउंटी में वापस आ गए हैं। क्या हमें डर है कि हम अच्छा नहीं कर पाएंगे? जब माँ ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, यह संभव है अर्जुन, खाना बनाना तो दूर, मुझे लगता है कि तुम ये भी कर सकते हो। तो फिर इसकी चिंता मत करो, अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता बच्चों के स्वागत की तैयारी है। ये हमारे 2 बच्चों का पहला पोता है। हमें बच्चों के लिए उपहार तैयार करने हैं और हम वापस जाकर चीज़ें भी खरीदेंगे। लेकिन अब एक दादी होने के नाते आपको अपने बच्चों के लिए कुछ छोटे कपड़े, छोटे जूते वगैरह तैयार नहीं करने चाहिए। जब हम अपने पोते को देखते हैं तो हम खाली हाथ तो नहीं जा सकते, है ना? अनीता सक्सेना खुशी से मुस्कुराई और बोली, हाँ चलो मेरे पोते के लिए छोटे छोटे टाइगर शूज़ बनाते हैं। हमारे यहाँ पले बड़े बच्चों ने बचपन में कभी टाइगर शूज़ नहीं पहने। पेट पर छोटी जेबें और छोटे छोटे कपड़े भी हैं, मैं बना दूंगी। जाओ मेरी सिलाई मशीन साफ करो, कल शॉपिंग पर जाओ और मेरे पोते के लिए कोई तोहफा ले आओ। पिताजी सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, टाइगर शूज़ ठीक हैं और क्लासिक्स पुराने नहीं हुए हैं, लेकिन अपने पोते के कपड़े पहले जैसे मत बनाओ। आजकल के युवाओं को नए और फैशनेबल कपड़े पसंद आते हैं और तुम्हारी बहू को तुम्हारा काम पसंद है, तो तुम जाओ। शुरू करने से पहले पूछ कर लो। अच्छा है, फिर मैं पुरानी बहनों को बुलाकर देखूंगी कि क्या कोई फैशनेबल स्टाइल है। अनीता सक्सेना ने खुशी खुशी मोबाइल फ़ोन लिया और चली गईं। अर्जुन के पिता सिगरेट पीने के बाद उठे और दादाजी किन और दादी किन की ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों के पास चले गए। उसने बगल में रखी धूपबत्ती उठाई और उसे जलाया, उसे आदरपूर्वक अपने माथे के सामने रखा और फिर धूपबत्ती को धूपदान में डाल दिया। सक्सेना परिवार के 2 बुजुर्गों का कुछ साल पहले निधन हो गया था। सक्सेना माता पिता के वापस आने के बाद उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति की तस्वीरें छोटे से बैठक कक्ष में रख दी, क्योंकि घर 4 मंजिला है और मेहमानों के स्वागत के लिए एक बड़ा बैठक कक्ष भी है। आमतौर पर यहाँ सिर्फ परिवार के सदस्य ही आते हैं और दोनों बुजुर्गों को उन्हें ज्यादा देखने का मौका देने के लिए तस्वीरें यहाँ लगाई जाती हैं। पापा, मम्मी, आप सब ने अभी सुना, हमारे पुराने सक्सेना परिवार में एक बड़ा पोता हुआ है।
आप दोनों तो आसमान में हैं। ये बात आपको हमसे पहले पता चल ही गई होगी। आपका और सक्सेना परिवार के पूर्वजों का आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। हमारा बेटा अर्जुन सक्सेना बहुत होनहार है। अब मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके खूब पैसा कमाया है। मुझे एक सुंदर बहू भी मिल गई है और हमारे लिए एक पोते को भी जन्म दिया है। हमारा वर्तमान जीवन वाकई बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। कुछ दिनों में जब बच्चे वापस आ जाएंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए धूप जलाने ले आऊंगा। चीन सागर। जब अर्जुन सक्सेना घर आए, अनन्या शर्मा कमरे में सामान पैक कर रही थी और 22cc का सामान भी साथ लाया गया था। अब चूंकि उनके पास व्यवस्थित करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वे लिविंग रूम में बच्चों के साथ खेलने लगे। अर्जुन सक्सेना के वापस आने के बाद उसने बेडरूम की ओर इशारा करते हुए कहा, चचेरी बहन कमरे में है, जीजाजी जाकर उसे ढूंढो। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, बेडरूम में प्रवेश किया और देखा कि अनन्या शर्मा उनका सूटकेस पैक कर रही थी। क्या तुम वापस आ गए? उसके पीछे की हलचल सुनकर अनन्या शर्मा मुड़ी और उसे हाथ हिलाया। आओ और देखो, सब कुछ लगभग सुलझ गया है। तुम देख सकते हो कि कुछ छूट गया है या नहीं। अर्जुन सक्सेना वहां गए और बक्सों से भरे सामान को देखा, जिनमें से अधिकांश बच्चों के सामान थे, साथ ही उनके अपने कपड़े, जूते और कुछ दैनिक जरूरत की चीजें भी थीं। अनन्या शर्मा ने एक एक करके कहा और अंत में उन्होंने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और पूछा, मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है। अर्जुन सक्सेना, क्या आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है? अर्जुन सक्सेना ने मुड़कर उसकी कमर में हाथ डाल दिया और बोला, मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज भूल रहा हूँ। अनन्या शर्मा ने सोचा, क्या? अर्जुन सक्सेना ने कहा, ये सब मेरा और बच्चों का सामान है, आपके सामान का क्या? अनन्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। उन्होंने हाथ उठाकर उनके माथे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए बोली, ओह, मैं तो भूल ही गई। मैं सोच रही थी कि बच्चों की ज़रूरत की सारी चीज़ें और तुम्हारा सामान भी ले जाऊं। मैं भूल गई, मैंने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए, उनकी नाक पर थपथपाया और बोले, लगता है अब आपका दिल मुझमें और बच्चों में लग गया है। पसंदीदा। अनन्या शर्मा ने शर्माते हुए सिर घुमाया और बोली, जाने दो, मैं अपना सामान पैक कर लूंगी। अर्जुन सक्सेना ने तुरंत कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। दोनों ने जल्दी से अपना सारा सामान समेटा, दोनों बड़े सूटकेस बिस्तर के पास रख दिए और फिर बाहर जाकर देखने लगे कि घर में और कुछ साफ सफाई तो नहीं है। हालांकि आंटी वांग बीच में ही आ जाती, फिर भी घर को थोड़ा सा साफ करना बाकी था। अनन्या शर्मा रसोई में चली गईं, जांच करने के लिए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला और कहा, अर्जुन सक्सेना, घर पर कुछ सामग्री बची है, कुछ सब्जियां और 3 कट्टे मांस। हमें अगले 2 महीनों के लिए जाना है। इन चीजों को फेंकना दुख की बात होगी। क्यों न हम इनसे पकौड़े बना लें, कल सुबह उठने पर इन्हें पकाएं, उनमें से आधे को भाप में पकाएं और आधे को सड़क पर खाने के लिए तले हुए पकौड़े बना लें। ठीक है, तो मैं अब पकौड़ी भरने का सामान लेने जाऊंगा। घर में मीट ग्राइंडर है। अर्जुन सक्सेना घर पर पकौड़ी का भरावन बनाने के लिए जिम्मेदार है और अनन्या शर्मा पकौड़ी के रैपर खरीदने के लिए नीचे सुपरमार्केट जाती है। जब अनन्या शर्मा वापस आई तो अर्जुन सक्सेना की स्टफिंग भी एडजस्ट हो चुकी थी। तीनों बच्चे सो चुके थे। अनन्या शर्मा और 22cc ने बच्चों को सुला दिया। जब वे बाहर आई तो अर्जुन सक्सेना पकौड़ियाँ बना रहा था। 22cc बोली, चचेरे भाई, जीजाजी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर पकौड़े बना सकती हूँ। मुझे भी मदद करने दो। आज वो आए और अपनी चचेरी बहन के हाथ का बना खाना खाया। उसे रात में यहीं रहना पड़ता था और उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगर वो थोड़ी मदद कर पाती तो उसे ज्यादा आराम मिलता। अनन्या शर्मा ने उसके प्रति विनम्रता नहीं दिखाई और कहा, ठीक है, चलो इसे साथ में करते हैं और रात को जल्दी सोने की कोशिश करते हैं। 22cc ने खुशी से सिर हिलाया। तीनों ने मिलकर पकौड़े बनाए और थोड़ी देर बाद अर्जुन सक्सेना ने देखा कि अनन्या शर्मा और 22cc ने अच्छी तरह सीख लिया है और उनके बनाए पकौड़े भी अच्छे लग रहे हैं, तो वह उठकर बोला, तो बाकी काम तुम पर छोड़ता हूँ, पहले मैं अपना सामान रख आता हूँ। गाड़ी तक पहुंचकर मुझे कल सुबह जल्दी उठने के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और 22cc ने भी उनकी ओर हाथ हिलाया, जाओ जीजाजी। उन्होंने अपने बहनोई से एक घूंट लिया और यह सुनकर अर्जुन सक्सेना को बहुत अच्छा लगा। जब अर्जुन सक्सेना अपना सामान लेकर नीचे चला गया तो 22cc ने चुपके से अनन्या शर्मा से कहा, चचेरी बहन, मुझे लगता है कि अब तुम और तुम्हारे जीजाजी अच्छी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारा परिवार एक छोटा सा स्नेही परिवार है। अनन्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर अपना सिर नीचे कर लिया और मुस्कुरा दी। उनका और अर्जुन सक्सेना का छोटा सा परिवार, ये सचमुच मीठा है। पकौड़ों को फ्रेश कीपिंग बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख दीजिए। अर्जुन सक्सेना कल सुबह इन्हें निकालकर स्टीम्ड और फ्राइड पकौड़े बना सकते हैं।
अनन्या शर्मा और बाई सीसी ने रेस्तरां की सफाई की और समय देखा, 9 बज रहे थे। सिसी, सो जाओ, तुम्हें कल सुबह जल्दी उठना है और तुम्हें सारा दिन कार में घूमना है। बाई सिसी ने सिर हिलाया और अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा से कहा, चचेरे भाई देवर, शुभ रात्रि। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा भी कमरे में लौट आए। तीनों बच्चे बड़े पलंग पर कब से सो रहे थे। अनन्या शर्मा अंदर चली गईं, तो अर्जुन सक्सेना दरवाजे के पास लेटा हुआ था। 10 मिनट बीत गए और अनन्या शर्मा अभी भी सोई नहीं थी। जब उसने सोचा कि कल घर जाना है, परसों अपने माता पिता से मिलना है और अर्जुन सक्सेना को बच्चों के साथ वापस ले जाना है, तो उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई। उसके माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि वह कॉलेज में प्यार में पड़े, लेकिन अब वह न सिर्फ प्यार में पड़ गई, बल्कि एक बच्चे को जन्म भी दे दिया। अगर 5 लोगों का परिवार वापस चला गया, तो गंभीर पिता सू को पता नहीं था कि क्या होगा। उसके पिता बहुत क्रोधित होंगे, है ना? लेकिन बच्चे वाकई बहुत प्यारे हैं। उसकी माँ ने इंटरनेट पर देखा और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी उनके भी ऐसे ही प्यारे कई बच्चे होंगे। अगर माता पिता को पता चले कि ये तीनों उनके पोते पोतियां हैं, तो उन्हें सुखद आश्चर्य और खुशी होगी। वह अपने दिल में बहुत उलझी हुई थी, न केवल अपने माता पिता की खुशी का इंतजार कर रही थी जब वे बच्चों को देखेंगे, बल्कि यह भी डर रही थी कि वे इन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अनन्या शर्मा अब एक ही सोच में डूबी हैं, क्या माता पिता बच्चों को स्वीकार करेंगे? उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्या वे अर्जुन सक्सेना को स्वीकार करेंगे? अर्जुन सक्सेना उसके और बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और अब उसके और अर्जुन सक्सेना के मन में भी उसके लिए भावनाएं हैं। बेशक अनन्या शर्मा को उम्मीद है कि उसके माता पिता भी उसे पसंद करेंगे, लेकिन अगर वह इस तरह अचानक वापस चला गया, तो मुझे डर है कि उसके माता पिता को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होगा। अनन्या शर्मा को नींद नहीं आ रही थी और वह करवट बदलना चाहती थी, लेकिन अपने बगल में 3 बच्चों को देखते हुए वह धीरे धीरे और सावधानी से ही चल सकती थी। जैसे ही वो हिला, उधर से अर्जुन सक्सेना बोला, क्या हुआ अनन्या, तुम्हें नींद नहीं आ रही? अनन्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर पलटी और तीनों नन्हे बच्चों के बीच से अर्जुन सक्सेना की तरफ मुंह करके खड़ी हो गईं। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, बीच में बैठे बच्चों को परेशान न करने की कोशिश कर रही थीं। खैर, थोड़ा सा, कल घर जाने की वजह से। अर्जुन सक्सेना भी पलटा और दोनों बच्चों के पार एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। खैर, अर्जुन सक्सेना, हम अचानक ऐसे ही वापस चले गए। अगर मेरे माता पिता तुम्हें और बच्चों को स्वीकार नहीं करते तो क्या होता? वे नहीं चाहते थे कि मैं कॉलेज में रहते हुए प्यार में पढ़ूं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं। ये जानते हुए कि मैंने चुपके से एक बच्चे को जन्म दिया है, मुझे बहुत गुस्सा जरूर आएगा। मुझे इस बात का डर नहीं है कि वे गुस्सा करेंगे, बल्कि मुझे इस बात का डर है कि वे तुम पर गुस्सा निकालेंगे। अनन्या शर्मा ने आखिरकार अपने दिल की बात कह ही दी। इस बार जब वह घर लौटी, तो उसे अपनी नहीं बल्कि अर्जुन सक्सेना की चिंता थी। अगर उसके माता पिता अर्जुन सक्सेना को स्वीकार नहीं करते तो वह बहुत दुखी होती। अर्जुन सक्सेना जानता था कि अनन्या शर्मा खुद को लेकर चिंतित है, पर वह डरा नहीं। जब से उसे पता चला कि बच्चे उसके अपने हैं, उसने पहले ही सोच लिया था, वह पिता होने की जिम्मेदारी लेगा, अपने छोटे से परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा और ससुर का दिल जीतेगा, और सास की भी। अर्जुन सक्सेना ने अंधेरे में अपना हाथ बढ़ाया और उनकी लंबी बाहें बच्चों को पार करते हुए धीरे से अनन्या शर्मा का हाथ पकड़ लिया। डरो मत अनन्या, मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना का हाथ पकड़ लिया और हल्के से सिर हिलाकर हाँ कहा। ठीक है, इस बारे में मत सोचो, कल तुम्हें कार लेने के लिए जल्दी उठना है। बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तुम बहुत थक जाओगी। आज रात जल्दी आराम करो, सो जाओ और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अगली सुबह अर्जुन सक्सेना 7 बजे उठे। उन्होंने अपने रिस्टबैंड पर 7 बजे का अलार्म सेट किया। जैसे ही रिस्टबैंड वाइब्रेट हुआ, वे तुरंत जाग गए। अनन्या शर्मा कल रात देर से सोई थीं और अभी भी सो रही हैं। अर्जुन सक्सेना हल्के से बिस्तर से उठे, नाश्ता बनाने किचन में गए। कल रात बनी पकौड़ियों को स्टीम्ड और फ्राइड पकौड़ियों में भरकर एक थर्मल इंसुलेशन बॉक्स में रख दिया। 7:40 पर अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा और बाई सीसी को बुलाया। तीनों ने नाश्ता किया और तीनों छोटे बच्चों के साथ नीचे चले गए, जो अभी भी सो रहे थे। पिछली सीट के बीच में एक सेफ्टी सीट थी, जो अर्जुन सक्सेना ने कल रात ही लगवाई थी। लंबी दूरी को देखते हुए अनन्या शर्मा और बाई सीसी 3 बच्चों को 10 घंटे से ज्यादा गोद में लिए बहुत थक जाती। अर्जुन सक्सेना फिर भी तैयार थे। मुझे एक सेफ्टी सीट मिल गई ताकि मैं थोड़ी देर आराम कर सकूं, लेकिन अब बच्चे अभी 3 महीने के नहीं हुए हैं। इस समय सुरक्षा सीट पर बैठना सुरक्षित नहीं है, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने विशेष रूप से पीछे की सीट पर सुरक्षा सीट को उल्टा स्थापित किया
और कोण को 170 डिग्री के उद्घाटन और समापन के लिए समायोजित किया, ताकि बच्चा वे उस पर लेट सकते हैं, जब तक कि उनके बगल में वयस्क अधिक देखते हैं। वे रीढ़ को चोट नहीं पहुंचाएंगे। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।